मुझे इसके बारे में याद दिलाकर मेरे सपनों को चकनाचूर नहीं कर सकते। रोजन ने झुंझलाते हुए कहा, सच्चाई यह है कि मैं कभी भी बियॉन्ड नहीं बन पाऊंगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे पता है कि मैं अचानक गोलियों से कब मरूंगा। मैंने जो देखा है, बियॉन्ड मूल रूप से वे लोग हैं जो राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को राक्षस में बदल लेते हैं। आर्कबिशप चानिस ने कहा कि हम अभिभावक हैं, लेकिन साथ ही दुखी दुष्टों का एक समूह भी है जो लगातार खतरों और पागलपन के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्लेन ने आह भरते हुए उत्तर दिया। इस उद्धरण ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। रसातल से लड़ने के लिए हमें रसातल के भ्रष्टाचार को सहना होगा। वे दोनों एक स्वर में चुप हो गए। रोजन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और उसने विभाजन की ओर अपने होंठ फैलाए और कहा, कैप्टन चाहते थे कि जब आप आए तो आप उनसे मिले। ठीक है। अपनी टोपी और हाथ में भेद के साथ क्लेन विभाजन से गुजरा और दरवाजा खटखटाने के बाद डन के कार्यालय में प्रवेश किया। गहरी और शांत भूरी आंखों और ऊंचे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के सज्जन ने अपना कॉफी कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, डेली यहाँ थी। यह नहीं कह सकता कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। रोजन ने मुझे अभी सूचित किया था, क्लेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। डन ने उसके हास्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन आह भरी। दिल्ली को हाल ही में बैकलैंड सूबा में स्थानांतरित किया गया था, जो दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। उनके पास बियोडर्स की आबादी सबसे अधिक है और सबसे अधिक अवसर है। मेरे मुकाबले उनके पास आर्चबिशप या वरिष्ठ डीकन बनने की अधिक संभावना है। उद्धरण चिन्ह। क्यों? क्लेन ने बैठते ही उत्सुकता से पूछा। डन ने उत्तर देने से पहले लगभग 20 सेकंड तक सोचा। उसके पास अनुक्रम औषधि में महारत हासिल करने और उसका दोहन करने की एक अद्वितीय प्रतिभा है। मैंने पहले नाइटहॉक्स के आंतरिक नियम का उल्लेख किया है। यदि आप अनुक्रम में अगली औषधि का उपभोग करना चाहते हैं तो आप नियंत्रण खोने से बचने के लिए मुझे 3 साल इंतजार करना होगा और कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन आमतौर पर 3 साल पर्याप्त नहीं होते। एक स्लीपलेस से मिडनाइट कवि बनने में मुझे 9 साल लग गए। एक मध्यरात्रि कवि से दुर्स्वप्न तक पूरे 9 साल। और दुर्स्वप्न से अनुक्रम 6 तक जाने के लिए मैं पहले ही 3 साल बिता चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे और कितने वर्षों की आवश्यकता है। जब हमारे शरीर की उम्र बढ़ने लगती है और हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, भले ही हम गुप्त खतरों पर काबू पाले, फिर भी हमें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय नियंत्रण खोने का जोखिम इतना अधिक होता है कि कोई भी इसे जोखिम में डालने को तैयार नहीं होता है। जहां तक दिल्ली और मेरी बात है, हम अधिकांश बियॉन्डर्स से अलग हैं। जब वह एक लाश कलेक्टर बन गई तो उसने केवल 1 वर्ष के बाद एक विशेष आवेदन सौंपा। उसे तुरंत अनुवर्ती औषधि का उपभोग करने की उम्मीद थी। हर किसी को आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में थी। कड़ी परीक्षा से गुजरी और ग्रेविटिका औषधि प्राप्त की। ग्रेविटिका से स्पिरिट मीडियम तक जाने में उसे केवल 1 वर्ष और लगा। ये वर्ष बियॉन्डर के रूप में उनका 5वां वर्ष होगा। वह इस वर्ष केवल 24 वर्ष की है। इतनी युवा है कि उसके सामने कई अवसर हैं। सतह पर वह आवा काउंटी में सबसे प्रसिद्ध स्पिरिट माध्यम है, लेकिन वह वास्तव में एक वास्तविक स्पिरिट मीडियम है। क्या यह अभिनय नहीं है? ओल्ड नील ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मैडम डेली की भी ऐसी ही प्रवृत्ति थी। क्लेन को लगा कि उसने मैडम डेली के रैंकों में तेजी से आगे बढ़ने का मुख्य कारण समझ लिया है। कैप्टन, आप भी काफी युवा हैं। आप केवल 30 के दशक में हैं। क्लेन ने डन को सांत्वना दी, लेकिन अपने दिल में कहा, बात बस इतनी है कि आपकी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है। डन ने अपनी कॉफी का एक घूंट पिया। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। क्यों? क्या आपने मैडम डेली से सीक्वेंस पोशन में महारत हासिल करने और उसका दोहन करने के तरीके के बारे में नहीं पूछा? क्लेन ने जानबूझकर पूछा। डन ने अपना कॉफी कप नीचे रखा और बोलते समय अपनी कनपटी की मालिश की। उसने मुझे एक सच्चा दुर्स्वप्न बनने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। एक दुर्स्वप्न की भूमिका निभाएं। यार, एक दुर्स्वप्न भयावह लगता है। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अस्थायी रूप से चुप हो गया। फिर डन ने अपना धूम्रपान पाइप निकाला और उसे सूंघा। डेली और मैंने सीयर की अनुवर्ती औषधि के क्लाउन होने की संभावना पर चर्चा की। यह मानते हुए कि सीरियस के सदस्य ने आपसे झूठ नहीं बोला, उसने एक दिलचस्प परिकल्पना पेश की। कैसी परिकल्पना? क्लेन ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने एक बार यह निर्धारित करने के लिए भविष्यवाणी पद्धति का उपयोग किया था कि क्या क्लाउन दृष्टा की अनुवर्ती औषधि थी। उन्हें जो उत्तर मिला वह स्पष्ट था, लेकिन यह पुष्टि के करीब लग रहा था। डन की गहरी और शांत भूरी आंखों ने उसकी ओर देखा, जबकि उसने विचार में कहा, एक सामान्य अनुक्रम पथ एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। वे एक विशेष समानता के अनुसार आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए स्लीपलेस, मिडनाइट पोएट और नाइटमेयर सभी स्पष्ट रूप से संबंधित हैं। रात के अंधेरे के साथ साथ नींद से उत्पन्न शांतिपूर्ण नींद और शांति की कल्पना की जा सकती है कि प्रत्येक बात के अनुक्रम में समान लक्षण होंगे, केवल अधिक शक्ति और व्यापक दायरे के साथ। आपदा, भयावहता, लाल चांद आदि। कुछ अनुक्रम पथ असंबद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम उनका विस्तार से विश्लेषण करते हैं तो हम अभी भी समानताएं पा सकते हैं, जैसे कि हत्यारा और उकसाने वाला। उनकी निहित समानता लोगों को विपत्तियां, दर्द, दुख और निराशा लाना है। इसलिए अनुवर्ती अनुक्रमों को इस पैटर्न का पालन करना चाहिए। क्लेन ने बारीकी से ध्यान दिया और सक्रिय रूप से पूछा, लेकिन सिर और क्लाउन के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है? हाँ, डन ने सिर हिलाया और कहा, डेली का मानना है कि वहां अनुक्रम पथ हो सकते हैं जो एक अन्य प्रकार का संबंध साझा करते हैं। आखिरकार बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वह कहने से पहले एक पल के लिए रुके। डेली ने कहा कि इस प्रकार के मार्ग में निम्न से मध्य अनुक्रम औषधि क्रमशः बियॉन्डर को एक ऐसी क्षमता प्रदान करेगी जो बिल्कुल नई और असंबंधित लगती है दूसरों को। जब बियॉन्डर गुणात्मक परिवर्तन के एक बिंदु पर पहुंच जाता है तो ये क्षमताएं एक असामान्य रूप से शक्तिशाली कार्य में मिल जाएंगी जिसमें ये सभी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, मार्ग कदम दर कदम आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि इसके बजाय यह विच्छेदन और का संबंध है, संयोजन। क्लेन ने ध्यान से सुना, लेकिन वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। डन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, एक सामान्य अनुक्रम मार्ग एक समय में थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है। एक बढ़ता हुआ बच्चा कम उम्र से ही लंबा, मजबूत, भारी और अधिक परिपक्व हो जाता है, जबकि विशेष अनुक्रम पथ अधिक समान होते हैं। ये कहने के बाद डन ने अपना अंगूठा उठाया। यह अनुक्रम 9 है। फिर उसने अपनी तर्जनी को ऊपर उठाया। यह अनुक्रम 8 है। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बाकी उंगलियों को ऊपर उठाया। प्रत्येक उंगली स्वतंत्र है और इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंत में, जब उसने अंत शब्द कहा तो डन ने अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। अब मैं समझा। क्लेन अचानक प्रबुद्ध हो गया। वह लेडी डेली के अनुमान और कैप्टन के रूपक से सहमत थे।
शायद ऐसा ही है। उसने गहरी सोच में सिर हिलाया। सीक्वेंस 8 क्लाउन और सीक्वेंस 9 सिर पूरी तरह से अलग हैं और इनमें बिल्कुल नई क्षमताएं हैं। और नाइटहॉक्स की बुद्धिमत्ता के विवरण के अनुसार अनुक्रम 7 और अनुक्रम 8 के जोकरों में कोई समानता नहीं है। क्लेन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उत्सुकता से बोला, किस स्तर पर विभिन्न क्षमताएं एक साथ जुड़ेंगी, गुणात्मक परिवर्तन लाएं। डन ने कॉफी का एक और घूंट लिया और मुस्कुराया। डेली और मैंने अनुक्रम 4 का अनुमान लगाया। क्यों? क्लेन चिल्लाया। चूंकि जिस तरह से चच अनुक्रमों को वर्गीकृत करते हैं, अनुक्रम 4 उच्च अनुक्रमों का प्रारंभिक बिंदु है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के स्तर को प्राप्त करने मात्र से जीवन शक्ति और ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। प्राचीन समय में अनुक्रम 4 बियोडस इसके लिए योग्य थे। चौथे युग में देवता कहलाए। यह अफसोस की बात है कि इस युग में ऐसे बियोडस बहुत दुर्लभ हैं। डन ने उदासी से कहा। यदि अनुक्रम 4 से अनुक्रम 1 उच्च अनुक्रम बियोडस है तो निम्न अनुक्रम बियोडस कौन है? क्लेन ने दिलचस्पी से पूछा। 1000 साल पहले अनुक्रम 9 से 7 को निम्न अनुक्रम माना जाता था, लेकिन हाल की शताब्दियों में बियोडस संख्या में कम है और प्रत्येक चच ने अनुक्रम 7 को मध्य अनुक्रम के रूप में सूचीबद्ध किया है। डन आत्मग्लानिपूर्ण ढंग से हंसा। अनुक्रम 9 और अनुक्रम 8 निम्न अनुक्रम है, फिर अनुक्रम 7 से 5 मध्य अनुक्रम है, अंत में वे अनुक्रम 4 और उससे ऊपर उच्च अनुक्रम है। क्लेन ने अपने दिमाग में दोहराया और अनिवार्य रूप से उसके लिए एक लालसा महसूस की। सम्राट रोजेल एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति थे। हालांकि अनुक्रम जितना अधिक होगा, नियंत्रण खोने का जोखिम उतना ही अधिक होगा। क्लेन ने डरते हुए मन में सोचा। उन्होंने ऐसे पूछा जैसे कि प्रतीत होता है कि आकस्मिक तरीके से चच ऑफ द गॉडेस के लिए अनुक्रम 4 औषधि को क्या कहा जाता है। वास्तव में मुझे यकीन नहीं है। मेरी सुरक्षा मंजूरी इतनी अधिक नहीं है कि मैं उस जानकारी से अवगत रह सकूं। जब मैं डायोसीज बिशप या नाइटहॉक्स डीकन बन जाऊंगा तो मैं उन्हें पढ़ पाऊंगा। डन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वास्तव में चर्च के 13 आर्चबिशपों में से कम आधे और चर्च के पदानुक्रम के शीर्ष पर 9 वरिष्ठ डीकन अनुक्रम 4 से नीचे हैं। ये सिर्फ मेरा आशावादी होना है। आर्चबिशप एन्स जंगाविल जो वांछित हो गया था, जब उसने कोशिश की तो उसने नियंत्रण खो दिया अनुक्रम 4 पर आगे बढ़ने के लिए। जिसने सीलबंद कलाकृतियां चुराई 008 उसकी औषधि को जाहिरा तौर पर गेटकीपर कहा जाता था। क्लेन ने सोचा और जांच की, क्या स्लीपलेस सीक्वेंस 5 गेटकीपर है? नहीं, ये स्पिरिट मीडियम के रास्ते में है। जब आप अनुक्रम 7 तक पहुंचेंगे और बिशप या नाइटहॉक्स टीम के कप्तान बन जाएंगे तो आपको उस जानकारी तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। गेटकीपर स्पिरिट मीडियम पाथवे का अनुक्रम 5 है। क्या इसका मतलब यह है कि यह नर्क के द्वारों पर निगरानी रख रहा है या आत्मा की दुनिया के द्वारों पर निगरानी रख रहे हैं? क्लेन ने अनुमान लगाया। ठीक है, ओल्ड नील जाओ और अपनी पढ़ाई जारी रखो। डन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात ओल्ड विल्स रेस्तरां में रात्रि भोज के बारे में मत भूलना। आरक्षण हो चुका है। मैं आपको बाकी नाइटहॉक से आधिकारिक तौर पर परिचित कराऊंगा। ठीक है, मैंने पैसे पहले ही तैयार कर लिए हैं। क्लेन जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भूल गए हैं कि हमारे पास अतिरिक्त बोनस है, आपके द्वारा एक निर्धारित मिशन को पूरा करने का हिस्सा? डन ने हाथ हिलाया। क्लेन क्षण भर के लिए अचंभित हो गया और मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, ठीक है कैप्टन। वह घूमा और दरवाजे की ओर बढ़ा, अंदर ही अंदर गिनते हुए बोला, 3 2 1। कैप्टन ने मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया? क्लेन ने 1 को बहुत लंबे समय तक खींचा, लेकिन आश्चर्यचकित रह गया कि कप्तान डन स्मिथ कुछ भी जोड़ना नहीं भूले थे। एक चमत्कार ... शस्त्रागार में ओल्ड नील ने क्लेन पर नजर डाली, जो अच्छे मूड में था। आज रात के खाने के प्रति आसक्त न हो। आपको अभी भी बहुत सी चीजें सीखनी है, जैसे कि अधिक अनुष्ठानिक जादू, प्राचीन हर्मीस, ड्रैगनिश, एल्विश और भी बहुत कुछ। हाँ, अपनी छुट्टी के अलावा हर दोपहर आपको एक प्रशिक्षक के साथ कम से कम 2 घंटे का युद्ध प्रशिक्षण लेना होगा। लड़ाकू प्रशिक्षण? कैप्टन ने इसका उल्लेख नहीं किया। क्लेन हैरान था। ओल्ड नील ने सिर हिलाया और जवाब देने में संकोच नहीं किया, वह भूल गया। दोपहर के 2 बजे नॉर्थ बरो के बाहरी इलाके में एक साधारण 2 मंजिला इमारत के बाहर जो जर्जर हालत में थी। क्लेन, जो अपनी परिवीक्षाधीन निरीक्षक की वर्दी में था, ने घास फूस से भरे बगीचे और दीवारों पर उगी लताओं को देखा। उसने आश्चर्य से अपना सिर घुमा लिया। मेरा लड़ाकू प्रशिक्षक यहाँ रहता है। क्या नाइटहॉक्स द्वारा चुना गया लड़ाकू कलाकार असाधारण नहीं होना चाहिए? लियोनार्ड मिशेल, जिन्होंने वहां क्लेन का मार्गदर्शन किया था, ने हंसते हुए कहा, श्री गवेन को उनके निवास के परिवेश के कारण कम मत आंकिए। हालांकि उन्हें कभी भी सम्मानित नहीं किया गया था कुलीन उपाधि, वह उस समय एक सच्चा शूरवीर था। इतना कहने के बाद काव्यात्मक नाइटहॉक, जो सफेद शर्ट, काली पतलून और बटन रहित चमड़े के जूते पहने हुए था, अचानक उदास महसूस करने लगा। वह शूरवीरों के ढलते युग के दौरान सक्रिय थे। योद्धा अपने कवच पहनकर गोलाबारी और तोप की आग के बावजूद दुश्मन के रैंकों पर धावा बोल देते थे, अपने दुश्मनों को नष्ट कर देते थे और युद्ध की रेखाओं को फिर से परिभाषित करते थे। लेकिन अफसोस वे जल्द ही आविष्कार के साथ मिल गए थे। उच्च दबाव वाली भाप बंदूकें और 6 बैरल वाली मशीनें ने तब से शूरवीरों को धीरे धीरे पद छोड़ना पड़ा। गवेन का भी यही हश्र हुआ। 20 साल से भी पहले आवा नाइट्स ऑर्डर ऑफ शिवलरी ने इंटिस रिपब्लिक सेना के सबसे उन्नत हथियारों का सामना किया था। हर बार जब मैं इसे याद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं इतिहास की धूल के ढेर को छू रहा हूं। इस अपरिवर्तनीय और नियति के बारे में सोचते ही मेरे अंदर का कवि हिल उठता है, लेकिन अफसोस मुझे नहीं पता कि कविता कैसे लिखूं। एक गंभीर सुझाव मेरे विश्वविद्यालय के सहपाठी ने एक बार मुझसे कहा था कि कविताओं की रचना के लिए कुछ हद तक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। बेहतर होगा कि आप क्लासिकल पोएम्स एंथोलॉजी ऑफ द लोन किंगडम को पढ़कर शुरुआत करें। लियोनार्ड का मूड अचानक बदल गया। उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया, मैंने वह किताब बहुत समय पहले खरीदी थी, साथ ही अन्य शीर्षक भी, जैसे सम्राट रोजेल की चयनित कविताएं। मैं एक सच्चा मिडनाइट कवि बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा मिस्टर सी। क्या वह अभिनय पद्धति की ओर इशारा कर रहा है? क्लेन ने जवाब दिया, जैसे कि वह उसे समझ नहीं सका, आपको अभी भी व्याकरण पर पुस्तकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो प्रवेश करें। लियोनार्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और आधे बंद धातु के गेट को धक्का देकर खोल दिया। फिर उन दोनों ने घर की ओर रास्ता अपनाया। वे अभी भी घर से कुछ दूरी पर थे जब क्लेन ने एक लंबे आदमी को पीछे से बाहर निकलते देखा। मुख्य द्वार। उसके छोटे सुनहरे बाल थे, उसकी बाहें पहले से ही सफेद बालों से सजी हुई थी, उसके चेहरे की विशेषताएं ऐसी लग रही थी जैसे वे उनके कारण खराब हो गए हों, उसकी झुर्रियां उसके चेहरे पर गहरी हो गई थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा।
मिस्टर गवेन, पुलिस विभाग के साथ आपके अनुबंध के अनुसार ये परिवीक्षाधीन निरीक्षक आपके मार्गदर्शन में युद्ध की कला सीखेगा, लियोनार्ड ने मुस्कुराते हुए समझाया। युद्ध? इस युग में युद्ध का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवेन ने धुंधली आंखों से क्लेन को देखा और मरी हुई आवाज में कहा, तुम्हें अपनी बंदूक निकालना और गोली चलाना सीखना चाहिए। तुम्हें सबसे उन्नत हथियार चलाने में महारत हासिल करनी चाहिए। क्या ये 6 बैरल मशीन गन और उच्च दबाव वाली स्टीम गन के कारण हुआ मनोवैज्ञानिक आघात था? क्लेन ने कोई लापरवाह जवाब नहीं दिया, इसके बजाय वह मुस्कुराया और लियोनार्ड की ओर देखा। युद्ध की कला अभी भी एक कौशल है जिसमें एक पुलिसकर्मी को महारत हासिल करनी होती है। हम जिन अपराधियों का सामना करते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे नहीं हैं जिन्हें मौके पर ही मार दिया जाना चाहिए। कुछ के पास हथियार भी नहीं हो सकते हैं। उस स्थिति में हमें युद्ध तकनीकों पर निर्भर रहना होगा, लियोनार्ड ने कहा, स्पष्ट रूप से स्थिति के लिए तैयार। गहरी अभिव्यक्ति के साथ गवेन 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहा और फिर बोला, एक मुक्का मारो। वह क्लेन से बात कर रहा था। क्लेन, जिसके पास अपनी छड़ी नहीं थी, को अपने पिछले जीवन में देखे गए मुक्केबाजी में याद आ गए। उसने अपना हाथ उठाया और आगे फेंक दिया। गवेन के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। उसने एक क्षण सोचा और कहा, लात मारो। थोड़ा सा बगल की ओर झुकते हुए और अपने कूल्हों को मोड़ते हुए क्लेन ने अपनी जान की मांसपेशियों को कस लिया और अपने दाहिने पैर से आगे किक मारी। खांसी। गवेन ने अपना मुंह ढक लिया और अपना गला साफ किया। उन्होंने लियोनार्ड की ओर देखा और कहा, मैं अपने अनुबंध का सम्मान करूंगा, लेकिन उनकी नींव के आधार पर उन्हें पहले महीने के लिए सप्ताह में 4 बार, हर बार 3 घंटे के लिए यहाँ आना होगा। आप युद्ध विशेषज्ञ हैं, यह आप पर निर्भर है। लियोनार्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और क्लेन से कहा, रात के खाने पर मिलते हैं। लियोनार्ड के धातु के गेट से बाहर निकलने के बाद क्लेन ने जिज्ञासा से पूछा, प्रशिक्षक, मुझे अभ्यास कैसे शुरू करना चाहिए? पंचिंग या फुटवर्क? एक योग्य कीबोर्ड योद्धा के रूप में वह युद्ध में फुटवर्क के महत्व को समझते थे। गवेन अकिम्बो खड़ा रहा और उसने सुस्ती से अपना सिर हिलाया। अब आपको शक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्हें देखें, वे स्टील से बने 2 डंबल हैं। वे आज के लिए आपके भागीदार होंगे। इसके अलावा आपको डीप स्क्वैट्स, रनिंग और रोप स्किपिंग का भी अभ्यास करना होगा। आइए हम एक समय में उन एक सेट को लें। जबकि क्लेन अभी भी असमंजस में था, गवेन ने अचानक अपनी आवाज उठाई और सख्ती से कहा, समझे? समझा। इस समय क्लेन को ऐसा लगा जैसे वह सैन्य प्रशिक्षण में लौट आया है और एक अमानवीय प्रशिक्षक का सामना कर रहा है। अपने कपड़े बदल लो। सोफे पर नाइट के प्रशिक्षण कपड़ों का एक सेट है। गवेन ने अचानक आह भरी। वह घुमा और काले स्टील के डंबल की ओर चला गया। ... शाम के 6 बजे ओल्ड विल रेस्तरां के कोने की मेज पर चाइनीज गेट की सुरक्षा कर रहे फ्राई के अलावा ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के सभी सदस्य मौजूद ... वहां 6 नाइटहॉक और 5 नाविक कर्मचारी थे। लंबी मेज पर एक सफेद मेजपोश लपेटा गया था। वेटर भोजन की प्लेटें ले गए। प्रत्येक अतिथि को परोसने से पहले उन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया। क्लेन ने स्टेक को काली मिर्च की चटनी में भीगा हुआ देखा। उन्होंने बेकन, मसले हुए आलू के साथ सॉसेज, अंडे का हलवा, शतावरी और विशेष चीज देखी। यहाँ तक कि उन्होंने गुलाबी रंग की शैंपेन भी देखी। हालांकि उसे कोई भूख नहीं थी। दोपहर के प्रशिक्षण ने उसे लगभग उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया था। धुंधली आंखों वाले पीले नवप्रवेशित नाइटहॉक को देखकर डन ने अपने सामने रेड वाइन का गिलास उठाया और हंसा। आइए हम अपने नवीनतम आधिकारिक सदस्य क्लेन मोरेटी का स्वागत करें। चीयर्स। ठंडी और अंतर्मुखी काले बालों वाली महिला, रॉयल रेडिएंट स्लीपलेस केनली व्हाइट, मेला लियोनार्ड मिशेल, साथ ही सफेद बालों वाली, काली आंखों वाली मिडनाइट कवि सीकर ट्रॉन, सभी ने अपने कप उठाए और अपनी टीम के नए सदस्य को देखा। क्लेन ने प्रशिक्षण की असुविधा का मुकाबला किया और एम्बर शैंपेन का अपना गिलास उठाया। वह खड़ा हुआ और बोला, धन्यवाद। उसने हर नाइटहॉक के साथ चश्मा चढ़ाया, अपना सिर पीछे झुकाया और थोड़ी मात्रा में शैंपेन खत्म कर दी। क्या हमारी मिस ऑथर इस अवसर पर कुछ नहीं कहेंगी? सीकर ट्रॉन की ओर देखकर डन मुस्कुराया। सीकर ट्रॉन अपने 30वें दशक की एक महिला थी। उसकी शक्ल तो औसत थी, लेकिन उसका आचरण असाधारण था, शांत और शांत। उसके सफेद होते बालों की कुछ लिटों के साथ इसने उसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ दिया। क्लेन ने ओल्ड नील को यह उल्लेख करते हुए सुना था कि इस मिडनाइट कवि ने एक लेखक के रूप में एक अतिरिक्त नौकरी ली थी और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से केवल कुछ छोटे समाचार पत्रों ने ही उन्हें स्वीकार किया था। सीका मुस्कुराए और डन की ओर देखा। मिस ऑथर, शब्द को वास्तविकता में बदलने के लिए कैप्टन, मुझे लगता है कि आपको मुझे अपना काम स्वयं प्रकाशित करने के लिए कुछ धनराशि देनी चाहिए। डन हंसा। आपको और नील से सीखना चाहिए और मुझे एक अधिक उपयुक्त कारण बताना चाहिए। मैं इस विभाग में श्री नील से सबसे अधिक प्रभावित हूँ। रोजन के मुंह में भुने हुए मटन की आवाज बीच बीच में गूंजती रही। बकबक और हंसी के बीच लियोनार्ड ने क्लेन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम इतने थक गए हो कि तुम्हें खाने की कोई भूख नहीं है? हाँ, क्लेन ने आह भरी। यदि आपने अभी तक अपना भोजन नहीं छुआ है तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। लियोनार्ड ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह कोई खाना बर्बाद नहीं करना चाहता हो। क्लेन को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह कोई मुद्दा नहीं होगा। और इसके साथ ही उसके सामने भोजन का एक अच्छा हिस्सा लियोनार्ड और बाकी लोगों ने खा लिया। रात्रिभोज के अंत के करीब वेटरों ने बीफ पुडिंग और आइसक्रीम की प्लेटें परोसी। क्लेन ने आइसक्रीम चखी और उसे यह ठंडी और मीठी लगी। यह विशेष रूप से स्वादिष्ट था। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसने ब्लूबेरी सॉस के साथ छिड़की हुई आइसक्रीम खत्म कर दी थी। और इसके परिणामस्वरूप उसे भूख की पीड़ा महसूस होने लगी। यह एक ऐसी भूख थी जो गहन परिश्रम के बाद मिले ऊर्जावान भोजन की मांग करती थी। अपनी लार निगलते हुए क्लेन ने सामने की ओर देखा तो देखा कि सभी प्लेटें खाली थी। कोई बचा हुआ नहीं था। डन ने सुझाव दिया, चलो रात्रिभोज यही समाप्त करें और क्लेन को अंतिम टोस्ट दें। अपना वाक्य पूरा करने से पहले क्लेन ने पूछा, कैप्टन, क्या मैं भोजन की एक और प्लेट ऑर्डर कर सकता हूँ? ऐसा अनुरोध सुनने के बाद समूह चुप हो गया और कुछ क्षण बाद ही हंसने लगा। हाँ, आखिरकार आप ठीक हो गए। कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो 2 प्लेट ऑर्डर कर दीजिए। डन ने सिर हिलाया और हंसा। धैर्यपूर्वक असहनीय समय तक इंतजार करते समय क्लेन ने अपने पेट की गुर्राहट सुनी। अंत में उनके सामने ताजा तैयार काली मिर्च का स्टेक परोसा गया। जैसे ही क्लेन ने मध्यम पका हुआ स्टेक 90 सेकंड में पूरा किया, उसका कांटा और चाकू नाचने लगे, उसकी आंखों से आंसू लगभग गिरने लगे।
मांस का रस और चटनी की सुगंध उसके मुंह में बनी रही। कुछ समय बाद जब क्लेन ने अपनी खाली प्लेट को देखा तो उसने एक संतुष्ट आह भरी। उसने अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया और शैंपेन का एक घूंट पी लिया। वेटर, बिल कृपया। डन ने पलटकर वेटर को बुलाया। वेटर काउंटर पर गया, फिर चेक लेकर लौटा। उन्होंने पूरी तरह से विवरण दिया। आपने देसी शैंपेन की 5 बोतलें खोली। प्रत्येक बोतल 12 सोली और 3 पेंस की थी। साउथविले रेड वाइन का एक छोटा गिलास 10 पेंस का था। प्रत्येक काली मिर्च बीफ स्टेक 1 सोली 2 पेंस का था। बीफ पुडिंग की प्रत्येक सर्विंग 6 पेंस थी। आइसक्रीम की प्रत्येक सर्विंग 1 सोली थी। कुल मिलाकर 5 पाउंड 9 सोली और 6 पेंस होंगे। 5 पाउंड 9 सोली और 6 पेंस, ये लगभग मेरा साप्ताहिक वेतन है। एक रेस्तरां वास्तव में घर पर खाने से कहीं अधिक महंगा है। ये सुनकर क्लेन ने अपनी जीभ चिटकाई। वह खुद को भाग्यशाली मानता था कि कैप्टन ने कहा था कि उसे अपनी जेब से भुगतान करने की जरूरत नहीं है। बोनस की कमाई से उनके पास कुछ छोटी मोटी नकदी थी। उन्होंने सावधानीपूर्वक लागत की गणना की और देखा कि भोजन का सबसे महंगा हिस्सा शराब था। शैंपेन की 5 बोतलों की कीमत 3 पाउंड से अधिक थी। ये पृथ्वी से अलग नहीं है। क्लेन ने चुपचाप अपना पेट रगड़ा और अपनी आखिरी शैंपेन भी जबरदस्ती पी ली। ... अगली सुबह क्लेन को फूला हुआ महसूस हुआ। नींद के आलम में उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताकत लगाई, उसकी मांसपेशियों में दर्द होने से वह तुरंत जाग गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है। क्या परिचित एहसास है। ये वैसा ही है जैसे उस दिन के बाद जब हमें मेढक कूदने की सजा मिली थी। आज आराम का दिन है, लेकिन मुझे अभी भी अपने गुरु से मिलना है और देखना है कि क्या मैं होनेसिस पर मोनोग्राफ उधार ले सकता हूँ। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से मुख्य शिखर। क्लेन के होंठ कांप रहे थे और वह कुछ प्रयास के साथ बाहर की ओर बढ़ रहा था। वह हर कदम पर होंठना चाहता था। क्लेन, तुम्हें क्या हुआ। मेलिसा, जो अभी बाथरूम से बाहर आई थी, ने अपने भाई की अजीब मुद्रा और धीमी गति के कारण उसे संदेह से देखा। अपनी बहन के सवाल का सामना करते हुए क्लेन केवल खेदजनक मुस्कान के साथ जवाब दे सका, मांसपेशियों में दर्द। उनका मूल रूप से मानना था कि अनुक्रम औषधि का सेवन करने से उनके संविधान को एक ब्यूरो के रूप में बढ़ाया जाएगा, लेकिन कठोर वास्तविकता ने उन्हें बताया कि एक दृष्टा के आंकड़े अंक उसकी आध्यात्मिकता, दिमाग, अंतर्ज्ञान और व्याख्या के लिए आवंटित किए गए थे। इससे उन्हें युद्ध प्रशिक्षण के साथ शीघ्रता से तालमेल बिठाने में मदद नहीं मिली। जहां तक मूल क्लेन की बात है, उसने शुरू से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया था और कुपोषण से पीड़ित था। इसके कारण उनकी शारीरिक स्थिति औसत से कम हो गई। तथ्य यह है कि उसे वर्कआउट करने के आफ्टर इफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा था। यह अपेक्षित था। मांसपेशियों में दर्द। मुझे याद है कि आप कल रात के खाने के बाद लौट रहे थे और आपने कुछ और नहीं किया। क्या शराब के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। मेलिसा ने जिज्ञासु दृष्टि से पूछा। क्या शराब से मांसपेशियों में दर्द होता है। बहन, ये सवाल मेरे मन में अनुचित विचार आने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्लेन ने हंसते हुए कहा, नहीं, इसका शराब से कोई लेना देना नहीं है। ये कल दोपहर की बात है। मैं कंपनी की लड़ाई में शामिल हुआ था। प्रशिक्षण लड़ाई। मेलिसा और भी चकित थी। क्लेन ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और कहा, ठीक है, यही हुआ। मैंने इस पर विचार किया और माना कि एक सुरक्षा कंपनी के ऐतिहासिक और अवशेष सलाहकार के रूप में मेरे लिए कार्यालय या बंदरगाह गोदाम में हमेशा के लिए रहना असंभव है। शायद ऐसा होगा एक दिन जब मुझे उनके साथ गांवों या किसी प्राचीन महल में जाना होगा, किसी अवशेष के स्थान पर जाना होगा जिसके लिए मुझे पदयात्रा करनी पड़ेगी, नदियों को पार करना पड़ेगा और मुझे बहुत सारे परीक्षण सहने पड़ेंगे, प्रकृति द्वारा निर्मित। इसलिए मेरे पास पर्याप्त रूप से स्वस्थ शरीर होना चाहिए। तो क्या आप अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए युद्ध प्रशिक्षण में शामिल हुए। मेलिसा को अपने भाई की मंशा समझ में आ गई थी। ये सही है, क्लेन ने बड़ी पुष्टि के साथ उत्तर दिया। मेलिसा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन ये सज्जनता नहीं है। क्या आप हमेशा अपने आप को एक प्रोफेसर के स्तर पर नहीं रखते। एक प्रोफेसर को केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ने, कठिन प्रश्नों पर विचार करने और विनम्र और सज्जनता बनाए रखने की क्षमता की आवश्यकता होती है। आचरण। बेशक, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये सभी अच्छी चीजें नहीं हैं। मैं ऐसे पुरुषों को पसंद करता हूं जो समस्याओं को अपने दम पर हल कर सकते हैं, भले ही उस समाधान के लिए साहस या दिमाग की आवश्यकता हो। मेलिसा मुस्कुराए। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं 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 मेलिसा, प्रोफेसर की आपकी परिभाषा में गलतफहमी है। एक सच्चा प्रोफेसर लोगों के साथ धीरे और विनम्रता से संवाद कर सकता है, लेकिन वह संचार में बाधा आने पर किसी को समझाने के लिए बेत उठाकर भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को शिक्षित भी कर सकता है। भौतिकी के सिद्धांत। मेलिसा क्षण भर के लिए वहीं खड़ी थी, एक नुकसान, लेकिन वह जल्दी ही समझ गई कि उसका भाई क्या कह रहा है। वह अचानक उसका उत्तर देने में असमर्थ हो गई। क्लेन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन बाथरूम की ओर जाते समय उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गति बढ़ाई। मेलिसा वहीं खड़ी रही और कुछ सेकंड तक देखती रही। उसने अचानक अपना सिर हिलाया और क्लेन को पकड़ लिया। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। उसने ऐसे पोज दिया मानो वह किसी का समर्थन कर रही हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे थोड़ा पहले ही बढ़ा रहा था। क्लेन को अपमानित महसूस हुआ। वह अचानक सीधा खड़ा हो गया और सामान्य रूप से चलने लगा। अपने भाई को लगातार वॉशरूम की ओर जाते और दरवाजा बंद करते हुए देखकर मेलिसा ने अपने होंठ भींचे और बुदबुदाया, क्लेन और अधिक दिखावा करता जा रहा है। मुझे तो ये भी विश्वास हो गया कि उसकी मांसपेशियों में दर्द वास्तव में इतना गंभीर था। बाथरूम में क्लेन उसके पीछे खड़ा था, दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उसका चेहरा अचानक दर्द से विकृत हो गया। आउच आउच आउच। उसने अपनी सांसें रोक ली, अपने शरीर को तनाव में डाला और लगभग 7 या 8 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। जब वह अंततः बड़े प्रयास से नीचे गया, नाश्ता किया और बेंसन और मेलिसा को विदा किया, तो अंततः उसका दर्द कम होने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद क्लेन ने अपनी छड़ी ली, अपनी टोपी पहनी और घर से निकलकर सार्वजनिक गाड़ी स्टॉप की ओर चल दिया। गर्मियों के दौरान खोए विश्वविद्यालय में छाया प्रदान करने वाले पक्षियों और शानदार फूलों से भरपूर पेड़ थे। ये शांतिपूर्ण था। नदी के किनारे चलते हुए क्लेन ने इतिहास विभाग की ओर रुख किया। फिर उन्हें 3 मंजिला इमारत मिली, जिससे इसकी उम्र का पता चला और यह उनके गुरु कोहेन क्वेंटन का कार्यालय स्थित था। उसने खटखटाया और कमरे में प्रवेश किया, लेकिन वही ये देखकर चौंक गया कि उसके गुरु की सीट पर बैठा व्यक्ति अकादमिक अजिक था। सुप्रभात मिस्टर अजिक, मेरे गुरु कहाँ हैं। हमने यहाँ 10 बजे मिलने के लिए पत्र द्वारा अपॉइंटमेंट लिया था। क्लेन ने हैरान होकर पूछा।
अजिक, जो कोहेन क्वेंटिन का सबसे अच्छा दोस्त था और अक्सर अकादमिक विषयों पर अपने गुरु के साथ बहस करता था, मुस्कुराया और कहा, कोहेन की आखिरी मिनट की बैठक थी और वह टिंडन विश्वविद्यालय गए। उन्होंने मुझसे यहाँ आपका इंतजार करने के लिए कहा। उसकी त्वचा कांस्य, औसत कद और गठन, काले बाल, भूरी आंखें और सौम्य चेहरे की विशेषताएं थी। उसकी उपस्थिति में होने से एक अवर्णनीय अनुभूति हुई, मानो आप उस आदमी की आंखों में देख सकते थे कि वह जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरा है। उसके दाहिने कान के नीचे एक छोटा सा तिल था जिस पर तब तक ध्यान नहीं दिया जा सकता था जब तक बारीकी से जांच न की जाए। कारण बताने के बाद अजिक अचानक घबरा गया और उसने क्लेन को ध्यान से देखा। अचानक जांच से भ्रमित महसूस करते हुए क्लेन ने अपनी पोशाक की ओर देखा। क्या मैंने शिष्टाचार का कोई उल्लंघन किया है? टैक्सीडो, काली बनियान, सफेद शर्ट, काली बोटाई, गहरे रंग की पतलून, बिना बटन वाले चमड़े के जूते, सब कुछ सामान्य लगता है। अजिक की भौहें ढीली हो गईं और वह धीरे से मुस्कुराया। मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे अचानक ध्यान आया कि आप पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान हैं। अब आप और भी अधिक सज्जन व्यक्ति लगते हैं। आपका प्रशंसा के लिए धन्यवाद। क्लेन ने इसे शांति से स्वीकार किया और पूछा, मिस्टर अजिक, क्या मेरे गुरु स्कूल की लाइब्रेरी में रिसर्च ऑफ द हॉनेसिस मेनपीक्स रिलीक्स पुस्तक ढूंढने में कामयाब रहे? उसने इसे मेरी सहायता से पाया, अजिक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने दराज खोली और भूरे रंग से ढकी एक किताब निकाली। अब आप खोए विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे घर नहीं ले जा सकते। ठीक है। क्लेन ने खुशी खुशी अकादमिक मोनोग्राफ लिया और डर के भाव के साथ। पुस्तक का डिजाइन पूरी तरह से वर्तमान रुझानों के अनुरूप था। इसमें हॉर्डकवर के रूप में कठोर कागज का उपयोग किया गया था और इसे हॉनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर के एक अमूर्त संस्करण की तरह एक छवि के साथ मुद्रित किया गया था। क्लेन ने नजर डाली और एक सीट ढूंढ ली। उसने किताब खोली और पंक्ति दर पंक्ति ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह किताब में तल्लीन हो गया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास एक कप स्वादिष्ट और सुगंधित कॉफी है। चीनी और दूध से अपनी मदद करो। अजिक ने चांदी की तश्तरी नीचे रखी और दूध के जार और चीनी के कंटेनर की ओर इशारा किया। धन्यवाद। क्लेन ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। अपनी किताब पढ़ना जारी रखने से पहले उन्होंने इसमें 3 क्यूब चीनी और 1 चम्मच दूध मिलाया। रिसर्च ऑफ द हॉनेसिस मेनपीक्स रिलीक्स नाम की किताब कोई बहुत मोटी किताब नहीं थी। जब लगभग दोपहर हो गई थी तब क्लेन ने इसे पढ़ना समाप्त किया। उन्होंने कुछ उल्लेखनीय बिंदुओं पर ध्यान दिया। सबसे पहले, हॉनेसिस पर्वत की मुख्य चोटी और उसके आसपास के क्षेत्र में बसावट स्पष्ट रूप से एक उन्नत सभ्यता थी, जो एक प्राचीन राष्ट्र के हिस्से के रूप में अस्तित्व में थी। दूसरे, उनकी दीवार पर बनी भित्तिचित्रों से जीवन के प्रति उनका नजरिया इंसानों जैसा ही दिखता है। मैं अभी यह मान सकता हूं कि वे इंसान थे। तीसरा, वे श्रद्धेय थे फिर भी रात के अंधेरे से डरते थे, इसलिए उन्होंने अपने भगवान को एवरनाइट का शासक, आकाश की माता कहा। चौथा, सबसे अजीब बात यह है कि शोधकर्ताओं को पूरे क्षेत्र में कोई कब्र नहीं मिली है, जिससे शुरू में ये संकेत मिलता है कि लोगों को दफनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे मरे नहीं थे। हालांकि ये दीवार भित्तिचित्रों की सामग्री के विपरीत होगा। दीवार पर बने भित्तिचित्रों में देश के लोगों का मानना था कि मृत्यु अंत नहीं है। उनका मानना था कि उनका मृत परिवार रात में उनकी रक्षा करेगा, इसलिए वे अपने मृत परिवार के सदस्यों को पूरे 3 दिनों तक घर पर बिस्तर पर अपने पास रखेंगे। दीवार भित्तिचित्रों के लिए इससे आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें दफनाना शामिल नहीं है। क्लेन ने कॉफी का एक और घूंट लिया और अपनी नोटबुक में अपने बाद के विचार लिखना जारी रखा। स्काई मदर एक बहुत ही भव्य उपाधि है, जबकि एवरनाइट का शासक स्पष्ट रूप से एवरनाइट देवी के साथ ओवरलैप होता है। क्या इसकी जड़ों में विरोधाभास है? हॉनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर और उसके आसपास के क्षेत्र के प्राचीन अवशेषों में हर व्यवस्था और सजावट अच्छी तरह से संरक्षित थी। यहाँ तक कि दीवार की भित्तिचित्रों पर भी क्षति का कोई निशान नहीं था। इसकी खोज से पहले ऐसा लग रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं थी। मेज कटलरी से सजी हुई थी और खाने की प्लेटों पर सड़ांध के सूखे दाग थे। कुछ कमरों में शराब की आधी भरी बोतलें थी जो लगभग बदल चुकी थी सादा पानी। देश की जनता का क्या हुआ? ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने साथ कुछ भी लिए बिना जल्दी में अपने घरों से निकल गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस बात पर विचार करते हुए कि वहां कोई कब्रिस्तान नहीं है, यह इसे और भी अजीब बनाता है। लेखक श्री जोसेफ ने यह भी उल्लेख किया कि जब उन्होंने पहली बार अवशेषों की खोज की तो उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि वहां रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे। क्लेन ने लिखना बंद कर दिया और अपनी नजर एक चित्रण पर डाली। जॉन जोसेफ की हॉनेसिस पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी की तीसरी यात्रा पर उन्होंने एक मोनोक्रोम तस्वीर शूट करने के लिए एक नए कैमरा मॉडल का उपयोग किया था। फोटो में ऊंचे महल की दीवार ढह गई थी और घास फूस उगाया था। इसने अपने डिजाइन के लिए भव्यता शैली का पालन किया। जब उसने तस्वीर देखी तो क्लेन का पहला विचार उस महल का था जो उसने अपने सपने में देखा था। दोनों शैलियां समान थीं, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने जिसका सपना देखा था वह शिखर पर था और उससे कहीं अधिक शानदार था। इसमें एक बड़ी कुर्सी भी थी, सम्मान की सीट, जिस पर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई इंसान नहीं बैठा हो। अनगिनत पारभासी कीड़े एक साथ जमा हो गए और कुर्सी के नीचे धीरे धीरे छटपटाने लगे। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि मेरा सपना हॉनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर प्राचीन अवशेषों से संबंधित है। वह नेशन ऑफ द एवरनाइट होना चाहिए जिसका संदर्भ एंटीगोनस परिवार की नोटबुक में था। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया और किताब बंद कर दी। उस समय अजिक, जो उसके सामने बैठा था, ने उसके दाहिने कान के नीचे स्पष्ट तिल को छुआ और कहा, यह कैसा था? कुछ मिला? काफी थोड़ा। देखो, मैंने नोट्स के बहुत सारे पेज लिखे हैं। क्लेन ने मेज की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अचानक इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। अजिक ने आह भरते हुए कहा, क्लेन, जब मैं बैकलुंड विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैंने कुछ भविष्यवाणी की थी और उस पर काफी शोध किया था। खैर, मुझे पता चला कि तुम्हारे भाग्य में असंगति है। क्या अटकल? क्या आप मुझसे भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं? एक दृष्टा के रूप में क्लेन ने मनोरंजन के साथ अजिक को अकादमिक रूप से देखा। ये कैसे असंगत है? अजिक ने एक पल के लिए सोचा। क्या आपने पिछले 2 महीनों में कई अजीब संयोगों का सामना किया है? संयोग? चूंकि वह श्री अजिक करणी था, क्लेन ने अपने सवाल पर कोई विवाद नहीं किया क्योंकि वह अवचेतन रूप से सोचने लगा। यदि हम संयोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे स्पष्ट मामला वह था जब हम अपहरणकर्ताओं के पीछे थे। हम वास्तव में एंटीगोनस परिवार की उस नोटबुक का सुराग ढूंढने में कामयाब रहे जो अपहरणकर्ताओं के सामने वाले कमरे में कई दिनों से खोई हुई थी।
इसके अलावा रे बीबर टिंगन से जल्दी में नहीं भागे, इसके बजाय उसे नोटबुक द्वारा दी गई शक्ति को पहुंचाने के लिए एक जगह मिल गई, जिससे सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 को उसे आसानी से ट्रैक करने की अनुमति मिल गई। ये सामान्य ज्ञान के विरुद्ध प्रतीत होता था। हालांकि यूरहॉसन ने उचित स्पष्टीकरण दिया, लेकिन मुझे हमेशा ये खटकती रही कि यह कुछ हद तक संयोग था। ओह, सेलेना ने हनास विंसेंट के गुप्त मंत्रों पर एक नजर चुरा ली थी, लेकिन उसने इसे आजमाने के लिए अपने जन्मदिन के रात्रिभोज के भोज तक रोक दिया और मैं ऐसा कर पाए इसे खोजना, जो काफी संयोग भी है। अन्यथा हनास विंसेंट इतनी अचानक मरने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होता। क्लेन ने कुछ मिनट तक इसके बारे में गंभीरता से सोचा और कहा, 3 है। न तो बहुत अधिक, न ही बहुत बार। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी के होने का संकेत देता हो भागीदारी और मार्गदर्शन। अजिक ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसा कि सम्राट रोसेले ने एक बार कहा था, किसी को भी एक ही संयोग का सामना करना पड़ता है। 2 बार अभी भी सामान्य है। 3 बार तब होता है जब किसी को विचार करना चाहिए कि कौन से आंतरिक कारक उन संयोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? क्लेन ने जांच की। अजिक हंसा और सिर हिलाया। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि कुछ सामंजस्य है, लेकिन और कुछ नहीं। आपको ये समझना होगा कि मैं कोई वास्तविक दृष्टा नहीं हूँ। क्या यह मूल रूप से कुछ भी नहीं कहने के बराबर नहीं है? मिस्टर अजिक काफी अजीब है। वह मेरे जैसे धोखेबाज के सामने एक धोखेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। क्लेन ने एक सांस छोड़ी और उस पल का फायदा उठाते हुए जब अजिक खड़ा हुआ, उसने अपने ग्लेबेला पर चुटकी ली और उसे सक्रिय कर दिया आत्मदृष्टि। जब उसने ऊपर देखा तो अजिक की आभा पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने आ गई और सब कुछ काफी सामान्य लग रहा था। दुर्भाग्य से मैं केवल भूरे कोहरे के ऊपर किसी व्यक्ति के ईथर बॉडी और एस्ट्रल प्रोजेक्शन को देख सकता हूँ। क्लेन ने लापरवाही से सोचा और खड़े होते हुए अपने ग्लेबेला को फिर से थपथपाया। दोपहर को देर से क्लेन घर लौटा और पर्दे डाल दिए, जिससे उसके कमरे में अंधेरा छा गया। उसने अपनी कलम और कागज निकाला और बहुत देर तक सोचा। आखिरकार एक वाक्य लिखा, इलियट का अपहरण असाधारण तत्वों के कारण हुआ था। एक दृष्टा के रूप में क्लेन ने अनुमान लगाने की कोशिश की थी कि क्या ये संयोग प्राकृतिक विकास का परिणाम थे, लेकिन परिणाम अन्यथा सामने आए। इस बार वह इन घटनाओं को फिर से देखने के लिए अजिक से प्रभावित था। उन्होंने उपयुक्त जोकर से भी सबक लिया। उन्होंने गंभीरता से एक उपयुक्त भविष्य कथन तैयार किया, जिससे ऐसे किसी भी विवरण को हटा दिया गया जो अस्पष्ट हो या भ्रम पैदा कर सकता हो। हाँ, मुझे 3 संयोगों को तोड़ना चाहिए और उन्हें अलग अलग समझना चाहिए। क्लेन ने सोच में सिर हिलाया और धीरे से अपनी कलाई से पुखराज को हटा दिया। उसने अपने बाएं हाथ से स्पिरिट पेंडुलम को पकड़ लिया और उसे कागज पर भविष्यवाणी कथन के करीब लटकने दिया। उन्होंने खुद को संभाला और चिंतन की स्थिति में प्रवेश किया। अपनी आंखें बंद करके क्लेन बार बार जपने लगा, इलियट का अपहरण असाधारण तत्वों के कारण हुआ था। ... जैसे ही उसने कथन को बार बार पढ़ा, क्लेन ने अपनी आंखें खोली और पेंडुलम को देखा, केवल पुखराज को धीरे धीरे वामावर्त घूमते हुए देखा। यह अभी भी नकारात्मक है, क्लेन ने खुद से बुदबुदाया। उन्होंने कई अन्य भविष्यवाणी कथन तैयार किए, लेकिन परिणाम कायम रहे। उस घटना में कुछ भी अजीब नहीं था। इसके बाद उन्होंने टिंगन में रे बीबर के रहने की घटना और सेलेना के जादुई दर्पण भविष्यवाणी घटना को अलग अलग बताया, लेकिन दोनों घटनाओं के उत्तर सामान्य थे। क्या मैं एक वास्तविक दृष्टा धोखेबाज श्री अजिक से भयभीत था? इसके अलावा कैप्टन और अन्य लोगों को यह महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्लेन हंसा और अपना सिर हिलाया, लेकिन वह सतर्क रहे। उन्होंने अंतिम पुष्टि प्राप्त करने के लिए स्वप्न भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई। कुछ विचार के बाद उन्होंने विधि में बदलाव के अनुरूप भविष्यवाणी कथन को बदल दिया। इलियट के अपहरण का असली कारण। जैसे ही वह फाउंटेन पेन से कुछ लिख रहा था, क्लेन रुक गया और उसके शब्दों पर विचार करने लगा। इसे बार बार पढ़ने के बाद उसने कागज की पर्ची फाड़ दी और अपने बिस्तर की ओर चल दिया। वह आराम करके लेट गया। हाथ में भविष्यवाणी कथन के साथ क्लेन को विटेशन की मदद से जल्दी ही सो गया। उसने खुद को एक विकृत टूटी हुई दुनिया में पाया। होश में आते ही वह धुंध में तैरने लगा। धीरे धीरे उसकी नजर कुछ अपहरणकर्ताओं पर पड़ी। उसने उन्हें जुए की मेज पर अपनी अंतिम बाजी हारते देखा, उन्हें भूमिगत स्रोतों से बंदूकें प्राप्त करते देखा और उन्हें क्षेत्र का सर्वेक्षण करते देखा। यहाँ तक कि उन्होंने रे बीबर के अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट को भी अपने ठिकाने के रूप में किराए पर ले लिया। इनसे कोई सतत दृश्य नहीं बनता था, बल्कि इन्हें चमकती तस्वीरों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। क्लेन को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो असामान्य हो। इसके अलावा यह अपहरणकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों से भी मेल खाता था। सपने से बाहर निकलने के बाद क्लेन ने अन्य 2 घटनाओं के बारे में अलग अलग अनुमान लगाया, लेकिन परिणाम एक ही था। उनके विकास ने तर्क का पालन किया। संयोग सचमुच संयोग ही थे। मैं वास्तव में चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। मिस्टर अजिक महज एक अक्ल प्रेमी है। क्लेन ने अपने पेंडुलम को स्थिर किया और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह पर्दे खींचने वाला था और कमरे में सूरज की रोशनी आने दे रहा था, तभी वह ठिठक गया। मिस्टर अजिक के बारे में क्लेन की मूल धारणा से वह एक भरोसेमंद और भरोसेमंद व्यक्ति है। उन्होंने कभी भी कुछ भी निराधार नहीं कहा, भले ही वह हमेशा मेंटर के साथ झगड़ते रहे हों। यह अकादमिक विषयों तक ही सीमित था और उनमें से प्रत्येक के अपने कारण थे। यदि वह वास्तव में केवल अटकल प्रेमी होता तो उसने मेरे साथ इस तरह बातचीत नहीं की होती। और मूल क्लेन की यादों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे शकुन पसंद था। बेशक ये संबंधित यादों के खो जाने के कारण हो सकता है। क्लेन घबरा गया और अपनी चिंताओं को कम नहीं कर सका। उसे इसकी पुष्टि करने का एक तरीका चाहिए था। उन्हें संदेह था कि श्री अजिक को अनजाने में कुछ अंदरूनी जानकारी मिल गई थी और वह भविष्यवाणी को बहाने के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इसकी पुष्टि कैसे करनी चाहिए? क्लेन अंधेरे कमरे में आगे पीछे घूम रहा था और अन्य अटकल तकनीकों को याद करने की कोशिश कर रहा था जो वह जानता था। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। एक विचार आते ही वह अचानक रुक गया। आइए मान ले कि ये संयोग संदिग्ध है। मैं किसी परिणाम का अनुमान लगाने में असमर्थ हूं क्योंकि या तो मेरा अनुक्रम पर्याप्त ऊंचा नहीं है या मैं बाहरी हस्तक्षेप से प्रभावित हो रहा हूं, लेकिन मैं अपना वातावरण बदल सकता हूं। मैं अपना वातावरण किसी स्थान पर बदल सकता हूं। ये और भी अधिक रहस्यमय है और इसे समझना और भी कठिन है। क्लेन उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने अपनी दराज खोली और एक चांदी का खंजर निकाला। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आध्यात्मिकता को खंजर की नोक से बाहर निकलने दिया। अपने परिवेश के साथ एकाकार हो गए। उसके हर कदम के साथ आध्यात्मिकता की दीवार ने पूरे कमरे को बंद कर दिया।
क्लेन ने उस रहस्यमय दुनिया में भविष्यवाणी करने के लिए भूरे कोहरे के ऊपर भविष्यवाणी करने की योजना बनाई। अंतहीन भूरे कोहरे के ऊपर शानदार प्राचीन दिव्य हॉल में क्लेन कांस्य मेज के एक छोर पर सम्मानित स्थान पर बैठा था। उसके सामने बकरी की खाल का एक टुकड़ा था जिसे उसने इच्छानुसार अस्तित्व में लाया। उसने एक कलम उठाए और पहले की तरह भविष्यवाणी कथन लिखने की कोशिश की। इलियट का अपहरण असाधारण तत्वों के कारण हुआ था। उसने स्पिरिट पेंडुलम को पकड़कर नीचे लटका दिया। क्लेन ने तुरंत खुद को शांत किया और वह चुप और अलौकिक हो गया। अपनी आंखें आधी बंद करके उन्होंने इस कथन को 7 बार पढ़ा, अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करते हुए उस आध्यात्मिक दुनिया के साथ बातचीत की जो सबसे ऊपर थी। चांदी की चेन के खिंचाव को महसूस करते हुए क्लेन ने पेंडुलम को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। इस दृश्य ने उसे तुरंत स्थिर कर दिया। पेंडुलम दक्षिणावर्त घूम रहा था। इसका मतलब यह था कि इलियट के अपहरण के पीछे एक असाधारण तत्व था। यह उस परिणाम से बिल्कुल अलग था जो उसे बाहरी दुनिया में मिला था। किसी भी हस्तक्षेप का कोई निशान नहीं था। ऐसी शक्ति या साधन भयावह है। इसके पीछे व्यक्ति का मकसद क्या है? क्या मेरा भाग्य एंटीगोनस परिवार की डायरी से जुड़ा हुआ है? क्लेन बेहद सदमे में था। वह अपनी शांति खो बैठा और पेंडुलम के घूमने से अराजकता फैल गई। उसने पुखराज नीचे रखा और अपना ग्लबेला रगड़ा। उनकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी। कुछ सेकंड तक विचार करने के बाद उन्होंने अन्य 2 घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक नया भविष्यवाणी कथन लिखा, इलियट के अपहरण का असली कारण। उन्होंने कागज हाथ में लिया और बयान को 7 बार पढ़ा। क्लेन पीछे झुक गया और कोहरे के ऊपर नींद में सो गया। जल्द ही उसने एक असीमित भ्रामक भूरा सफेद कोहरा देखा। कोहरा धीरे धीरे छट गया जिससे फूलों से भरा रंगीन घास का मैदान दिखाई देने लगा। फूलों और मैदानों के पीछे का स्थान अपने आप में सिमट रहा था, जैसे कोई राक्षस जीवित हो गया हो। क्लेन ने आगे देखने की पूरी कोशिश की, मुश्किल से गहरे लाल रंग की चिमनी की छवि बनाई। इस समय उसके सामने का दृश्य चकनाचूर हो गया, जिससे उसका सपना टूट गया। क्लेन ने राजसी दिव्य हॉल में अचानक अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका हृदय अकारण ही जोर जोर से धड़क रहा था। ओह, ऐसा लगा जैसे मैंने किसी भयानक चीज की जासूसी की हो। उसने अपनी अराजक भावनाओं को स्थिर करने के लिए 2 गहरी सांसें लीं। नल। कुछ देर बाद क्लेन ने मेज के किनारे थपथपाया और गहरी सोच में डूब गया। लाल चिमनी, बगीचा, घास के मैदान, इन सब के पीछे वाले व्यक्ति से इसका क्या संबंध है? मैं संयोगों से उसके मकसद का पता नहीं लगा सकता, नहीं मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि कोई बुरा इरादा है। इस सोच के बीच क्लेन को खुद के लिए, कैप्टन फ्राई और अन्य लोगों के लिए चिंतित महसूस हुआ। हम डोर पर नाचने वाली कठपुतलियों की तरह हैं। इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि हमने अपने बारे में इतना ऊंचा सोचा। मुझे नहीं पता कि कैप्टन के सामने यह मामला कैसे उठाया जाए। ओल्ड नील की भविष्यवाणी ने बाहरी दुनिया में मेरे जैसे ही परिणाम दिए। अगर उन्होंने मुझसे अपने सामने इसकी पुष्टि करने के लिए कहा तो मेरे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। क्लेन ने अपनी कनपटी को ऐसे रगड़ा जैसे उसे सिरदर्द हो। लगभग 20 सेकंड तक शांत रहने के बाद उन्होंने टिंगेन में रे बीवर के रहने की घटना के बारे में अनुमान लगाना शुरू किया। इसी प्रकार उन्होंने सबसे पहले स्पिरिट डाउजिन का प्रयोग किया। इस बार क्लेन अपने पुखराज को बिना हिले डुले लटका हुआ देखकर चौंक गया। यह न तो कथन की पुष्टि थी और न ही अस्वीकृति। अजीब है, वह बुदबुदाया। वह इस घटना के कारणों का अनुमान लगाने लगा। क्या इसके पीछे वाला व्यक्ति मेरी भविष्यवाणी को भांप गया है और प्रतिकार में लग गया है? इसके बाद उन्होंने स्वप्न भविष्यवाणी तकनीक का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा वह कोहरे के खंडित टुकड़े थे। उन्होंने अब कोई नई खोज नहीं की। सेलेना के जादुई दर्पण भविष्यवाणी घटना के परिणाम समान थे। इस बिंदु पर क्लेन अपने अनुमान की लगभग पुष्टि कर सकता था। चूंकि फिलहाल उनके पास कप्तान डनस्मिथ को सूचित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। मुझे बाद में डिविनेशन क्लब में जाना होगा और सीर पोशन को बचाने के लिए अपने अभिनय में जल्दी से सफल होना होगा। इसके अलावा मुझे ये पुष्टि करनी होगी कि क्या क्लाउन पोशन वास्तव में सीर का अगला अनुक्रम है। साथ ही इसके बारे में सुराग इकट्ठा करना है। इसके अलावा मुझे मिस्टर अर्जिक के साथ और अधिक बातचीत करनी है और देखना है कि क्या मैं उनके पास मौजूद अंदरूनी जानकारी का पता लगा सकता हूँ। क्लेन ने अपनी दाहिनी हथेली से अपना माथा पकड़ा और जल्दी से एक योजना बनाए और अपना केंद्र बिंदु निर्धारित किया। कुछ देर सोचने के बाद उसके सामने फिर एक बकरी की खाल आ गई। उन्होंने अपनी कलम उठाई और लिखा, सीक्वेंस 9 सीर का संगत अनुक्रम 8 जोकर है। अपने पूर्व अनुभव से वर्तमान क्लेन पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसकी भविष्यवाणी क्षमताओं को भूरे कोहरे के ऊपर बढ़ाया और बढ़ाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे छापे आमतौर पर सफल होते हैं। क्या यह अच्छे भाग्य का परिणाम है? वह बुदबुदाया और अपना स्पिरिट पेंडुलम उठाया। कुछ समय बाद क्लेन को एक निश्चित उत्तर मिला। अनुक्रम 9 सीर का संगत अनुक्रम 8 जोकर था। फिर उसने एक बार फिर कागज पर लिखा, सीर के संबंधित अनुक्रम 8, 7, 6 और 5 कम से कम एक बिल्कुल नहीं असंबंधित शक्ति प्रदान करेंगे। क्लेन ने फिर से स्पिरिट डोजिंग की कोशिश करते हुए सांस छोड़ी। हालांकि उन्होंने पुखराज को बिना किसी घुमाव के गतिहीन रूप से लटका हुआ देखा। भविष्यवाणी को पूरा करने और रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। वह किसी गहरे विचार में डूबा हुआ अपने आप से बुदबुदाया। फिर उसने चांदी की चेन नीचे रख दी और स्वप्न की भविष्यवाणी के लिए आवश्यक कथन पर विचार करना शुरू कर दिया। लगभग 20 सेकंड बाद उसने अपना फाउंटेन पेन उठाया और गंभीरता से लिखा, क्लाउन पोशन का सुराग, जोकर औषधि का सुराग, ... प्राचीन कांस्य मेज पर सम्मान की सीट पर क्लेन ने पीछे झुककर गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कुछ बार भविष्यवाणी कथन दोहराया। उसका परिवेश शीघ्र ही शांतिपूर्ण और शांत हो गया। उसने एक धुंधला दृश्य देखा जिसमें अनगिनत विकृत और धुंधले दृश्य चमक रहे थे, ठीक फूलों की कोमल पंखुड़ियों पर सुबह की उसकी बूंदों की तरह। धीरे धीरे क्लेन ने अपनी आध्यात्मिकता को समझ लिया और होश में आ गया। उसने अपने सामने एक चिमनी देखी जिसके सामने एक झूलने वाली कुर्सी थी। उस पर काले और सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि वह अपना सिर नीचे झुका रही थी। क्लेन की आंख ने उसे बताया कि वह एक बूढ़ी महिला थी और वह इसके बारे में काफी निश्चित था। बुढ़िया का मुंह सीधे डेस्क की ओर था। मेज पर अखबार और चांदी से जड़े टिन के डिब्बे थे। ये है। क्लेन को अपनी आंखों के सामने का दृश्य बहुत परिचित लगा और उसने जो देखा उसे तुरंत पहचान लिया। यहीं पर रे बीबर और उनकी मां रुके थे। यहीं पर उन्होंने पहली बार एक फूला हुआ शव देखा था।
यहाँ ऐसे सुराग हैं जो जोकर औषधि की ओर इशारा करते हैं। जैसे ही क्लेन के विचार अतीत में कौन थे, उसके आसपास का दृश्य बदल गया। यह एक भूरे सफेद गोदाम था जो सामान्य इमारतों के बीच छिपा हुआ था। चारों ओर सफेद हड्डियां बिखरी हुई थीं और मांस के कुछ गोले ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें किसी चट्टान से कुचल दिया गया हो। गोदाम के बीच में एक भूरे सफेद वस्तु थी जो मुट्ठी के आकार की थी। इसकी सतह खायों से भरी हुई थी और यह नर्म लेकिन नमनीय दिखती थी। यह एक मस्तिष्क जैसा दिखता था जिसे किसी जीवित प्राणी से निकाला गया था। जैसे ही क्लेन ने दृश्य को पहचाना और कुछ याद किया, उसके सामने का दृश्य एक और नए धुंधले दृश्य में बदलने से पहले पानी की लहरों की तरह विकृत हो गया। एक लंबी मेज पर सफेद कपड़े से ढका हुआ एक नग्न शरीर रखा हुआ था। शव की त्वचा पर कुछ नीले बदरंग धब्बे थे। क्लेन ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली और बुदबुदाया। पहले ये रे बीबर के छिपने की जगह और उसके अवशेषों की तस्वीरें थीं, और अब यह उपयुक्त जोकर की कलाई पर लगे ब्रांड से संबंधित है। जैसे ही उसने अनुमान लगाने का प्रयास किया कि दृश्यों का क्या मतलब है, दृश्य अचानक फिर से बदल गया। एक संगमरमर की कॉफी टेबल, 2 चमड़े के सोफों का एक सेट और एक झूमर जो छत पर ऊंचा लटका हुआ था। वहां 3 लोग थे। क्लेन मोरेटी, जिनके काले बाल, भूरी आंखें और एक विद्वान स्वभाव था, गोलमटोल शरीर और पीली त्वचा वाला एक धनी व्यक्ति, और फिशनेट दस्ताने पहने एक खूबसूरत युवा महिला। उसके बाद यह अन्य 3 लोग और एक वस्तु थी। काले वस्त्र में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके घने कांटेदार भूरे बाल थे, गोलमटोल शरीर और पीली त्वचा वाला एक धनी व्यक्ति, गंदी भौहें, पतले भूरे बाल और भूरी नीली आंखों वाला एक आधी सदी का बुजुर्ग, और उन सबके बीच में गोलमेज पर एक काली नोटबुक, एक नोटबुक जिसमें से एक प्राचीन और दूर की हवा निकल रही थी। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक। क्लेन अचानक सीधा बैठ गया और सपना गायब हो गया। दिव्य हॉल के बाहर देखते हुए, जहां असीमित धूसर कोहरा और लाल रंग के तारे थे, उसने आश्चर्य और भ्रम दोनों में सोचा। मैं क्लाउन औषधि के सुराग के लिए अनुमान लगा रहा था। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक क्यों दिखाई देगी? मुझे सोचने दो। वह मोटा आदमी वेल्च था। हाँ, वेल्च, एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जिसने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक खरीदी और घटनाओं का क्रम शुरू कर दिया। फिशनेट दस्ताने पहनने वाली खूबसूरत युवा महिला नाया थी। मुझे याद है, संगमरमर की कॉफी टेबल और चमड़े के सोफे का संयोजन वेल्च के स्थान की पहचान है। मैंने वहां स्पिरिट मीडियम डेली देखी। दूसरे शब्दों में, मैंने जो देखा वह वेल्च का लिविंग रूम था। यह एक दृश्य था जहां मूल क्लेन और उसके 2 सहपाठी नोटबुक पर चर्चा कर रहे थे। क्लेन ने खुद को शांत किया और लंबी कांस्य मेज के किनारे को लयबद्ध तरीके से थपथपाया। फिर अंतिम दृश्य क्या दर्शाता है? नोटबुक प्रकट हुई, वेल्च प्रकट हुए। क्या यह वह दृश्य हो सकता है जहां उसने प्राचीन वस्तु खरीदी थी? वहां 2 और लोग थे और उनमें से एक बहुत परिचित लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी कहीं क्लासिक काले लिबादे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा है। वह कांटेदार भूरे बाल, गंभीर आंखों के काले घेरे। हाँ, अब मुझे पता है कि वह कौन है। डिविनेशन क्लब के हनास विंसेंट जो कैप्टन के सपने में आने के बाद शांति से मर गए। उन्हें पता चला कि सेलेना ने गुप्त रूप से उनसे गुप्त मंत्र प्राप्त किया था। बिल्कुल नहीं, वो वही था जिसने वेल्च को नोटबुक बेची थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ पूर्ण चक्र में आ रहा है। दुनिया निश्चित रूप से छोटी है, नहीं, टिंडियन वास्तव में छोटी है। सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह वास्तव में एक संभावना है कि हनास विंसेंट कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं था। वह स्पष्ट रूप से रहस्यवाद में गहरा था और उसने एक प्राचीन दुष्ट देवता का ध्यान आकर्षित किया था। उसके पास उस नोटबुक को प्राप्त करने के लिए चैनल, क्षमता और अवसर था जो गुप्तादेश द्वारा गलती से जारी कर दिया गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैप्टन और कंपनी को कभी पता नहीं चला कि वेल्च ने नोटबुक कहां से खरीदी थी। उनका खोजी दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। उन्होंने प्राचीन बाजार के माध्यम से जांच करने का प्रयास किया था, लेकिन जब नोटबुक का वास्तविक ठिकाना पता चला तो उन्होंने उस सुराग को छोड़ दिया। कितने अफसोस की बात है, हनास विंसेंट का अभी कुछ ही समय पहले निधन हो गया। अन्यथा हम निश्चित रूप से नोटबुक के संबंध में कुछ पता लगा सकते थे। चूंकि वह रहस्यवाद में शामिल थे, इसलिए उन्हें नोटबुक पर शोध करना चाहिए था। उनकी मृत्यु बहुत अधिक संयोग थी। हालांकि घटनास्थल पर एक और व्यक्ति था, लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति। हो सकता है कि उसे काफी कुछ पता हो कि क्या हुआ। क्लेन ने मेज के किनारे पर अपनी उंगलियां थपथपाना बंद कर दिया और अपने स्वप्न के प्रत्येक दृश्य को एक बार फिर से देखा। रे बीबर का घर, रे बीबर का छिपने का स्थान, रे बीबर के अवशेष, उपयुक्त जोकर की कलाई पर ब्रांड, वेल्च का घर, वेल्च, नाया और मूल क्लेन का आदान प्रदान, वेल्च, हानास विंसेंट और एंटीगोनस परिवार नोटबुक की समूह फोटो। हे उपयुक्त जोकर पर ब्रांड के अलावा बाकी सब कुछ सीधे एंटीगोनस परिवार की नोटबुक से संबंधित है। लेकिन मैंने क्लाउन पोर्शन के सुराग की कल्पना कर ली थी। ये वैज्ञानिक नहीं है, न ही इसका कोई रहस्यमय अर्थ है। दृष्टा बनने के बाद क्लेन ने एक बार यह जानने की कोशिश की कि वेल्च ने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक कहां से खरीदी थी, लेकिन उसने कभी भी उन अद्वितीय गुणों का उपयोग करने पर विचार नहीं किया जो ग्रे कोहरे के ऊपर के क्षेत्र में थे। इस प्रकार वह कोई भी रहस्योद्घाटन प्राप्त करने में विफल रहा था, लेकिन अब उसने कुछ अलग भविष्यवाणी करके सच्चाई का पता लगाने का मौका दिया था। शांत होने में लगभग 20 सेकंड बिताने के बाद क्लेन ने रोसेले की डायरी द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ को संक्षेप में प्रस्तुत किया और अपने स्वप्न की भविष्यवाणी की व्याख्या करने का प्रयास किया। पहली संभावना, ज़रातुल या मुझे कहना चाहिए गुप्तादेश एंटीगोनस परिवार के अवशेषों की खोज और पीछा कर रहा था। तो सपने का प्रतीकात्मक अर्थ गुप्तादेश को प्रदर्शित करने के लिए एंटीगोनस परिवार से संबंधित मामलों का उपयोग करना है, ताकि जोकर औषधि का सूत्र प्राप्त किया जा सके। दूसरी संभावना, क्लाउन पोर्शन का फॉर्मूला सीधे एंटीगोनस परिवार की नोटबुक में दर्ज किया गया है। तथ्य यह है कि ज़रातुल परिवार एंटीगोनस परिवार के अवशेषों की तलाश कर रहा है। इसका मतलब है कि वे बहुत गहरे संबंध साझा करते हैं। वे सहयोगी या शत्रु हो सकते थे, इसलिए ये काफी स्वाभाविक लगता है कि एंटीगोनस परिवार के पास उनके अनुक्रम के कुछ हिस्से थे। यदि वे सहयोगी होते तो चीजें स्पष्ट होती, लेकिन दुश्मन वे हैं जो एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते होंगे। लेकिन दूसरा स्पष्टीकरण इसे उपयुक्त जोकर के ब्रांड से जोड़ने में सक्षम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि दूसरी व्याख्या सच हो। जब पवित्र कैथेड्रल को नोटबुक की व्याख्या करने के लिए एक विशेषज्ञ मिल जाएगा, तो मैं बिना किसी जोखिम के जोकर औषधि प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि पहली व्याख्या सबसे प्रशंसनीय है। एक दृष्टा के रूप में मेरी आंतरिक भावना मुझे बताती है कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। ये सोचने के बाद क्लेन ने अपने माथे की मालिश की और अचानक उसे एक दृष्टा की सीमाओं का एहसास हुआ।
जब तक ये बहुत सरल और सीधा संकेत न हो, एक दृष्टा को व्याख्या करते समय बेहद सावधान रहना होगा। ये बिल्कुल रसातल के किनारे पर चलने या झील की सतह पर बर्फ की पतली परत पर चलने जैसा था। उपयुक्त जोकर का परिणाम इस बात का वास्तविक और खूनी उदाहरण था कि व्याख्या में एक भी गलती या किसी मुख्य बिंदु को समझने में विफलता का परिणाम क्या हो सकता है। उस पल में क्लेन को यह भ्रम हुआ कि वह एक दृष्टा के वास्तविक सार पर महारत हासिल कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह औषधि को पूरी तरह से पचाने से केवल एक कदम दूर है। मुझे अपने जीवन से अवगत कराने के लिए धन्यवाद। महिला की स्तुति करो। वह बुदबुदाया और अपनी छाती के सामने एक लाल चांद बना लिया। फिर उसने अनुमान लगाया कि क्या अज़ीक के इरादे अच्छे थे या वह एक अद्भुत भीड़ था। उन्हें उन दोनों के लिए पुष्टिकरण प्राप्त हुआ। अंततः निरंतर भविष्यवाणियों ने क्लेन को थका दिया। उसके पास अपने विचारों का मंथन बंद करने और उन महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिन पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढना है जो वेल्च, हानास विंसेंट और एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के साथ एक ही दृश्य में दिखाई दिया था। मैं अपनी खोज डिविनेशन क्लब से शुरू कर सकता हूँ। मैं श्री अज़ीक का सामना नहीं कर सकता। हाँ, वह लाइफ स्कूल ऑफ थॉट्स का मिड सीक्वेंस बियॉन्डर हो सकता है, लेकिन जानकारी की कमी है जिससे मेरे लिए दिव्य होना असंभव हो गया है। ओफ! क्लेन ने एक सांस छोड़ी और गंदी भौहें, पतले भूरे बाल और बकरी की खाल पर भूरी नीली आंखों वाले आधी सदी के बुजुर्ग का चित्र बनाया जो उसके सामने दिखाई दिया। जब वेल्च और हनास विंसेंट के बीच एंटीगोनस परिवार की नोटबुक का व्यापार हो रहा था तो ये तीसरा व्यक्ति मौजूद था। चित्र को देखते हुए क्लेन अचानक दुविधा में पड़ गया। मैं चित्र नहीं बना सकता। प्राथमिक विद्यालय में कला कक्षा के दौरान मैं हमेशा शिक्षकों से सबसे अधिक आलोचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता था। क्या मुझे ओल्ड नील की तरह अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करना चाहिए? यह देवी से प्रार्थना करके किया गया था। अगर मैं भूरे कोहरे के ऊपर के क्षेत्र की विशिष्टता का उपयोग करता, अगर देवताओं ने कुछ गलत देखा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। एक क्षण रुके, शायद मैं अपने आप से प्रार्थना कर सकूं। छवियों को प्रसारित करना और आवाजों को प्रसारित करना समान है। हालांकि मैं अस्थायी रूप से भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शक्ति तक पहुंचने में असमर्थ हूं, लेकिन इस तरह के मामूली मामले को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचने के बाद क्लेन ने गिरने की भावना को उत्तेजित करने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिकता को खुद पर हावी कर लिया। अपने शयनकक्ष में वापस आकर उसने गैस लैंप जलाया और प्रार्थना की। वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है। आप भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक हैं। आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो सौभाग्य का स्वामी है। मैं आपके रहस्योद्घाटन के लिए प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे वह चित्र बनाने की अनुमति दे जो मैंने देखा है। मंत्र पढ़ने के बाद क्लेन ने अपनी शक्तियों की मदद पाने के लिए आवश्यक तेल नहीं छिड़का या कोई जड़ी बूटी नहीं जलाई। स्वयं से प्रार्थना करते समय यह बिल्कुल अनौपचारिक था। उसके कानों में अचानक फुसफुसाहट हुई जब उसने 4 काले बिंदुओं को देखा जो उसके हाथ के पीछे एक चौकोर सतह का निर्माण कर रहे थे। वह 4 कदम वामावर्त चला और भूरे कोहरे के ऊपर के क्षेत्र में लौटने के लिए उन्मादी अराजकता को भेदने से पहले मंत्र का पाठ किया। इस बार उसने कोई भी लाल रंग का तारा सिकुड़ता या फैलता नहीं देखा, लेकिन लंबी कांस्य मेज पर सम्मान की सीट के पीछे आंशिक पुतली रहित आंख और आंशिक रूप से मुड़ी हुई रेखाओं द्वारा बनाया गया अजीब प्रतीक कमजोर रूप से चमक रहा था क्योंकि यह भ्रामक प्रार्थनाएं उत्पन्न कर रहा था। क्लेन ने अपना कान पकड़कर सुना। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई गलती नहीं है, उन्होंने तीसरे व्यक्ति का चित्र बनाया और उसे प्रार्थना के प्रारूप के अनुसार बहती रोशनी की ओर फेंक दिया। सब कुछ हो जाने के बाद वह तुरंत भूरे कोहरे के ऊपर की रहस्यमय दुनिया को छोड़कर अपने शयनकक्ष में लौट आया। जैसे ही उसने अपना पैर जमाया, तुरंत एक चित्र क्लेन की आंखों के सामने आ गया। इसके अलावा उसे महसूस हुआ कि एक कमजोर और मायावी शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। उसने फाउंटेन पेन उठाया और सफेद कागज का एक टुकड़ा ढूंढकर अपना इरादा जाहिर किया। क्लेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका दाहिना हाथ अनियंत्रित रूप से घूम रहा था क्योंकि वह तेजी से रेखाएं खींच रहा था। जल्द ही उसने तीसरे व्यक्ति का एक सजीव चित्र देखा। बालों और आंखों के रंगों के साथ साथ अन्य अनूठी विशेषताओं को लिखने के बाद क्लेन ने अपने दाहिने हाथ की ऐंठन के बावजूद राहत की सांस ली। उसकी आंखों के सामने का भ्रम तेजी से दुखोवे स्ट्रीट डिविनेशन क्लब। क्लेन ने अपनी आधी टोपी को दबाया और सीढ़ी के साथ मुख्य दरवाजे की ओर चल दिया। वह अपनी सामान्य औपचारिक पोशाक नहीं पहने हुए था। आज उसने एक सफेद शर्ट और हल्के रंग की बनियान पहनी हुई थी जिसके साथ एक पतला काला विंडब्रेकर पहना हुआ था, जिससे वह पहले की तुलना में अधिक उत्साही लग रहा था। कपड़ों का यह सेट युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त था और इसमें उसे केवल 1 पाउंड का खर्च आया था, जिसमें उस छोटी जेब का शुल्क भी शामिल था जिसे उसने बनियान में सिल दिया था। उसने जो सूट खरीदा था उसकी तुलना में वह इतना सस्ता था कि उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने होलिस्टर में रिवॉल्वर को सहलाया, साथ ही अपनी छोटी भीतरी जेब में धातु की बोतलों को भी दबाया। फिर क्लेन ने चित्र निकाला और डिविनेशन क्लब में प्रवेश किया। बिना किसी आश्चर्य के उसकी मुलाकात खूबसूरत परिचारिका एंजेलिका से हुई। शुभ दोपहर मिस्टर मोरेटी। मैंने सोचा था कि आप कुछ दिन बाद ही आएंगे। एंजेलिका पहले तो अचंभित रह गई, लेकिन फिर उसने तुरंत एक शानदार मुस्कान प्रकट की। क्लेन ने अपनी टोपी उतार दी और आह भरी। शुभ दोपहर मिस एंजेलिका। मैंने दोपहर को एक सपना देखा था। मैंने मिस्टर हानास विंसेंट और उनके बारे में मामलों के बारे में सपना देखा था। आप जानते हैं कि एक भविष्यवक्ता के रूप में मैं किसी भी सपने को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह एक रहस्योद्घाटन हो सकता है दिव्य। उसके धोखेबाज जैसे शब्दों से भ्रमित होकर एंजेलिका ने सोच में सिर हिलाया और जिज्ञासा से पूछा, तुमने क्या सपना देखा? मैंने हनास विंसेंट को किसी से बहस करते देखा। क्लेन ने कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही एंजेलिका ने चित्र खोला, उसने अपनी गर्दन पर चुटकी ली और उसकी भावनाओं का रंग देखा। ये व्यक्ति, एंजेलिका ने यथार्थवादी चित्र को देखा और गहरी सोच में पड़ गई। क्लेन ने देखा कि उसकी भावनाएं, सोच नीली, एक सामान्य प्रतिक्रिया में बदल गई। ये व्यक्ति, एंजेलिका एक बार फिर बुदबुदाई। उसने धीरे से ऊपर देखा और कहा, मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। क्लेन का दिमाग घूम गया और उसने तुरंत पूछा, ये कब था? मुझे सटीक तारीख याद नहीं है। शायद 1 महीने पहले। मैंने उसे मिस्टर विंसेंट को दरवाजे पर भेजते हुए देखा था और वे धीरे धीरे कुछ चर्चा कर रहे थे। उसकी घनी और गंदी भौहों के कारण साथ ही साथ मुझे उसकी गहरी छाप है। मिस्टर विंसेंट की दुर्लभ मुस्कान, एंजेलिका ने याद करते हुए बताया। हाँ, उसकी एक जोड़ी भूरी नीली आंखें थीं और उसकी उम्र के अधिकांश पुरुषों की तरह उसके सिर पर बहुत कम बाल थे। क्या आप उससे पहले या बाद में दोबारा मिले थे? क्लेन ने धीरे से पूछा।
एंजेलिका ने सिर हिलाया। नहीं, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। मैं उसका नाम भी नहीं जानता। ईमानदारी से कहूँ तो अगर आप नहीं होते तो मुझे संदेह होता कि जो व्यक्ति मुझे इस तरह का चित्र दिखा रहा है वह श्री विंसेंट की मौत की जांच कर रहा एक पुलिसकर्मी है। चाहे आपको कोई भी रहस्योद्घाटन मिले, मुझे यह अजीब नहीं लगता, क्योंकि आप सच्चे दृष्टा हैं। मुझे खेद है, मैं एक पुलिसकर्मी हूँ। क्लेन ने आह भरते हुए चुपचाप जवाब दिया और कहा, एक सच्चा दृष्टा समझेगा कि भाग्य की विशालता की तुलना में वह वास्तव में कितना छोटा है। हम केवल एक धुंधला को न देख सकते हैं जो हमेशा रहस्योद्घाटन प्राप्त करता है लेकिन कभी जवाब नहीं देता। हमें उन पर लगातार विचार करना चाहिए और अपना सम्मान और भय बनाए रखना चाहिए। हमें इन संकेतों को सावधानी से समझना चाहिए और खुद को उन बुद्धिमान लोगों के रूप में नहीं देखना चाहिए जिन्होंने भाग्य पर नियंत्रण कर लिया है। पिछले कुछ हफ्तों में उसने जो कुछ समझा था उसका सारांश देकर क्लेन को अचानक एहसास हुआ कि उसकी आत्मा दृष्टि स्पष्ट हो गई है। वह एंजेलिका की आभा के भीतर के विवरणों को भी हल्के से समझ सकता था। उस पल में वह एक अदूरदर्शी व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जिसने अपने अनुकूल चश्मा पहन रखा था। यह क्या मेरी सीर औषधि ने पाचन के स्पष्ट लक्षण उत्पन्न करना शुरू कर दिया है? क्लेन अविश्वास में स्तब्ध था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा दृष्टा अभी भी भाग्य के प्रति इतना डर और सम्मान बनाए रख सकता है। ये वास्तव में सराहनीय है, एंजेलिका ने गंभीरता से कहा। उसने अटकल क्लब में बहुत से ऐसे लोगों को देखा था जो कुछ शकुन विधियों को सीखने के बाद सच्चाई को देखने और भाग्य बदलने का दावा करते थे। क्लेन ने अपनी नजरें हटा ली और मुस्कुराया। जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं। जब वह ये कह रहा था उसने अपने शरीर की स्थिति की जांच की और अपने पिछले अनुभवों पर विचार किया। वह मूल रूप से अभिनय तकनीक के सार को, औषधि के नाम के अनुरूप कार्यों, भूमिका को नियंत्रित करने वाले छिपे हुए कानूनों को समझने, साथ ही इन कानूनों का सख्ती से पालन करने तक सीमित कर सकता है। केवल ऐसा करने से ही वह अपने शरीर, हृदय और आत्मा की स्थिति को बदल सकता है, जिससे वे औषधि में बचे हुए मानस के करीब आ सकते हैं ताकि धीरे धीरे इसे बचा सके। एक दृष्टा की पहचान की स्वीकृति केवल सतही तौर पर एक कारक थी। जिस कारण से इसने किसी की आध्यात्मिकता को हल्का महसूस कराया उसका संबंध इस बात से था कि कैसे फीडबैक ने किसी विशेष दैवीय क्रियाओं की पुष्टि को मजबूत किया और इन क्रियाओं ने सामूहिक रूप से दृष्टा औषधि को पचाने के नियम बनाए, दूसरों को रहस्योद्घाटन की व्याख्या करने और उन्हें बेहतर दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करना। फिर भी भाग्य के प्रति अपना डर और सम्मान लगातार बनाए रखें। कोई बहुत अहंकारी, बहुत घमंडी नहीं हो सकता या किसी की व्याख्याओं पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता। ये वे नियम हैं जिनके बारे में मैं फिलहाल सोच सकता हूँ। साथ ही अभिनय तकनीक का सार भी है जो मुझे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। अगर यह इसी तरह सफल रहा तो मुझे आधे साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद 2 या 3 महीनों में या 2 से 3 सप्ताह के समय में मैं औषधि को पूरी तरह से पचाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ... वह संकेत अत्यंत स्पष्ट था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रहस्यमय श्री ज़रातुल ने कहा कि जब औषधि पूरी तरह से पच जाएगी तो बियॉन्डर को इसका स्पष्ट एहसास होगा। उन्हें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये वैसा ही है जैसे अभी। हालांकि मेरी आध्यात्मिक दृष्टि थोड़ी बढ़ गई है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह पाचन प्रक्रिया में केवल एक छोटा सा पड़ाव है और अंतिम गंतव्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लेन अपने जीवन से उसे सिखाने के लिए उपयुक्त जोकर को धन्यवाद देने से खुद को नहीं रोक सका। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वह शायद कई महीनों तक डिविनेशन क्लब में बिताता, कई प्रयासों के माध्यम से एक दृष्टा के नियमों का सारांश देता, बेहतर या बदतर के लिए, इससे पहले कि वह सख्ती से कार्य करना शुरू कर देता। मिस्टर मोरेटी, मैं कभी कभी आपको एक दार्शनिक भी समझता हूं, एंजेलिका ने क्लेन का जवाब सुनकर आह भरते हुए कहा। मेरे दोस्तों के समूह में दार्शनिक शब्द का इस्तेमाल किसी को डांटने के लिए किया जाता है। क्लेन अच्छे मूड में था। इतना कहकर उसने सिर झुकाया, अपनी टोपी पहनी और विदा लेकर चला गया। हालांकि एंजेलिका उस सज्जन के नाम या पहचान से अनभिज्ञ थी, लेकिन क्लेन किसी भी तरह से उदास नहीं था। उसने जो सीखा वह उसकी योजना के अगले चरण में शामिल होने के लिए पर्याप्त था। अल्पविराम 36 जॉटलैंड स्ट्रीट, ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के अंदर। डन ने अपनी गहरी भूरी आंखों से अपने हाथ में मौजूद चित्र को देखा। आप इस व्यक्ति की तलाश करना चाहते हैं? हाँ, क्लेन ने लंबे समय से इसके लिए एक कारण तैयार किया था। कैप्टन, क्या मैंने यह नहीं बताया था कि मैं हैनास विंसेंट की आकस्मिक मृत्यु पर उसके सदस्यों की प्रतिक्रिया देखने के लिए डिविनेशन क्लब जाऊंगा? मुझे कल कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन आज मुझे गलती से पता चला कि चित्र में मौजूद व्यक्ति एक बार हैनास विंसेंट के साथ दिखाई दिया था और मैं उसके साथ गुप्त रूप से कुछ चर्चा कर रहा था। मैंने अभी हमारी टीम की जांच रिपोर्ट पलटी, लेकिन मुझे रिपोर्ट में उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। उनके विवरण में कोई खामी नहीं थी। भले ही डन स्मिथ इस चित्र को डिविनेशन क्लब में ले जाए, उन्हें एंजेलिका से वही उत्तर मिलेगा। डन ने चित्र से अपनी नजरें हटा ली और हंसा। ऐसा प्रतीत होता है कि मुआवजे की धनराशि बर्बाद नहीं थी। ... कप्तान, क्या आपकी याददाश्त खराब नहीं है? आप इस समय मुआवजे का उल्लेख क्यों करेंगे? क्लेन मुस्कुराता रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। क्या यह आपके द्वारा खींचा गया था? डन ने गुजरते हुए पूछा। हाँ, मैंने इसे अनुष्ठानिक जादू की मदद से बनाया है, क्लेन ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया। बेशक, सच बोलना और पूरा सच उजागर करना 2 अलग अलग मामले थे। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, कुछ और सेट बनाने के लिए ओ'नील को बुलाओ। मैं केनली और रोयाले से जांच करवाऊंगा और पुलिस विभाग से सहयोग मांगूंगा। यदि यह सुराग किसी काम का है तो आपने एक बार फिर बहुत योगदान दिया होगा। देवी हमें आशीर्वाद दें। क्लेन ने अपनी छाती पर 4 स्थानों पर थपथपाया क्योंकि वह असामान्य रूप से धर्मनिष्ठ दिखाई दे रहा था। उसके लिए उसे डन और कंपनी से केवल चित्र में मौजूद व्यक्ति का नाम और पहचान जानने की जरूरत थी। वह भूरे कोहरे के ऊपर अपने स्थान को पहचान सकता था। ... अपनी छुट्टी का दिन होने के बावजूद क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़ने के तुरंत बाद घर नहीं लौटा। इसके बजाय वह सार्वजनिक गाड़ी को बंदरगाह तक ले गया और एविल ड्रैगन बार के प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गया। उनके विचारों में हालांकि एक दृष्टा के पास दुश्मन के साथ सीधे युद्ध में शामिल होने या जल्दी से जादू करने के साधनों का अभाव था। युद्ध को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता था। सभी लड़ाइयां आकस्मिक मुठभेड़ नहीं थी। जब तक उसके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, एक दृष्टा अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करके दुश्मन से निपट सकता है। ठीक इसी तरह से उन्होंने सेलेना के घर पर जादुई दर्पण भविष्यवाणी की घटना को हल किया।
और इसका मतलब ये भी था कि यह सबसे अच्छा होगा अगर एक दृष्टा अपने साथ आवश्यक तेल, जड़ी बूटियां और छोटी मोमबत्तियां लाए ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके जहां वे अनुपलब्ध थे जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप एक असहाय मृत्यु हुई। आखिरकार हर कोई सेलेना जैसा नहीं था जिसके पास रहस्यवादी वस्तुओं का पूरा वर्गीकरण था जिसका उपयोग किया जा सकता था। जहां तक उन चीजों का सवाल है जिनके लिए उसने आवेदन किया था, क्योंकि क्लेन ने अक्सर अभ्यास किया था, उसने उनमें से अधिकांश का उपयोग कर लिया था। जो कुछ बचा था उसे उसने अपनी छोटी भीतरी जेब में रख लिया। उसने अपनी जेब में नकद नोट थपथपाया और एविल ड्रैगन बार का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। दोपहर का समय था और बार में ज्यादा ग्राहक नहीं थे, न ही कोई चूहा-चारा या मुक्केबाजी मैच था। ये शांत था और पर्याप्त जीवंत नहीं था। जब क्लेन भूमिगत बाजार की ओर जाने वाले बिलियर्ड रूम की ओर बढ़ रहा था तो उसने मेहमानों को बियर पीते और ताश खेलते हुए देखा। उसी क्षण उसने देखा कि एक हृष्ट-पुष्ट बूढ़ा व्यक्ति अपने कंधों पर फटा हुआ एडमिरल जैकेट लपेटे हुए बाहर आ रहा था। क्या आप वही दोस्त थे जिसे ओ'नील पिछली बार लाया था? शराब की गंध से महते हुए नीली आंखों वाले गंदे भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने क्लेन को आकार दिया और हंसा। क्लेन ने उसकी पहचान का अनुमान लगाया और अपनी टोपी उतार दी और झुक गया। हाँ, मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूँ? ओ'नील अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। मैं यहाँ का बॉस हूँ, स्वेन। नीली आंखों वाले बुजुर्ग की भुजाएं मोटी और मांसल थीं। उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं और उसका व्यवहार एक सैन्य अधिकारी जैसा था। पूर्व टिंगन मैंडेटेड फिनिशर कैप्टन। अफवाह है कि वह एक समय रॉयल नेवी का हिस्सा था। क्लेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो बेझिझक मुझसे संपर्क करो। स्वेन हंसे जैसा कि उन्होंने बार काउंटर की ओर चलने से पहले उल्लेख किया था। उस पर क्लेन का दिल हिल गया और वह तुरंत चिल्लाया, एक मिनट रुके मिस्टर स्वेन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। स्वेन के कदम रुक गए, आधे रास्ते में घूमा और हंसते हुए कहा, आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत समान। नहीं, मुझे याददाश्त संबंधी कोई समस्या नहीं हो रही है। क्लेन के होठों का कोना हिल गया जब उसने अपने बनाए चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप इस सज्जन व्यक्ति से पहले मिले हैं? उसे अचानक एहसास हुआ कि सेलेना को संभवतः हनास विंसेंट भूमिगत बाजार में लाया था। इसके परिणामस्वरूप एलिजाबेथ को ईविल ड्रैगन बार का भी ज्ञान हो गया। तो फिर क्या चित्र में वह व्यक्ति जिसका हनास विंसेंट के साथ कुछ संबंध था पहले भी यहाँ आ सकता था? स्वेन ने ध्यान से देखा और सकारात्मक उत्तर दिया, मुझे वह याद है। उसने मुझसे पूछा था कि क्या मेरे पास होनेसिस पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी से संबंधित दस्तावेज या वस्तुएं हैं। होनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर से संबंधित दस्तावेज और वस्तुएं। क्लेन आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने अचानक उसे किसी अन्य मामले से जोड़ दिया। जब वह डेवीविल लाइब्रेरी में होनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर से संबंधित जर्नल अंक उधार ले रहा था तो लाइब्रेरियन ने लापरवाही से उल्लेख किया था कि किसी ने इसे वापस कर दिया था। इसलिए उसे अभी भी बहुत चतुराई से याद था और यह निर्धारित करने के लिए कि वह आदमी अस्तित्व में था या नहीं, उसे अपने नाम कार्ड को पलटने की जरूरत नहीं थी। क्या वह सज्जन जिन्होंने मुझसे पहले पत्रिका का अंक उधार लिया था चित्र में वही व्यक्ति हो सकते हैं? वह सज्जन जिसने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक का आदान प्रदान देखा था? क्लेन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा इसकी संभावना उतनी ही अधिक प्रतीत हुई। अन्यथा बिना किसी कारण के उन यादृच्छिक जर्नल अंकों को कौन उधार लेता? हाँ, होनेसिस पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी के संबंध में शोध काफी अलोकप्रिय क्षेत्र है। संबंधित व्याख्याताओं और एसोसिएट प्रोफेसरों के अलावा आम शौकीन ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि मूल क्लेन, जो एक इतिहास स्नातक था, को इसके बारे में केवल एंटीगोनस परिवार की नोटबुक से पता था। हालांकि टिंगन विश्वविद्यालयों का शहर है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं होंगे जो इस विषय में रुचि रखते होंगे। और अगर किसी को दिलचस्पी भी है तो उनमें से अधिकांश विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर ही रहेंगे। डेवीविल लाइब्रेरी से पुस्तक उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक हाल ही में उधार ली गई है। इस तरह इसका विश्लेषण करने पर वास्तव में एक समस्या है। मैं इतना तेज नहीं था और इसे महसूस करने में असफल रहा। ऐसा लगता है कि मुझ में जासूस बनने या शर्लक होम्स की तरह अभिनय करने की कोई प्रतिभा नहीं है। जबकि ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, एविल ड्रैगन बार के बॉस स्वेन ने हैरान होकर पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? चूंकि आसपास ग्राहक और बारटेंडर थे इसलिए वह केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही पूछ सकता था। कुछ भी नहीं, मैं बस सोच रहा हूं कि मैं इस सज्जन की जांच कैसे कर सकता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हनास विंसेंट की उनके घर पर मृत्यु हो गई। क्लेन ने बहुत पहले ही अपना बहाना तैयार कर लिया था। वह नहीं चाहता था कि आदेशित दंडकों की रुचि होनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर के प्राचीन अवशेषों में हो। विंसेंट टिंजन शहर के काफी प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में से एक था। वह अक्सर यहाँ आता था। स्वेन ने वास्तव में एक सहज उत्तर दिया था, लेकिन जैसा कि उन्हें याद आया, उन्होंने कहा, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो चित्र में सज्जन शुरुआत में ही विंसेंट के साथ आए थे। यही वह है जो मैं जानना चाहता था। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? क्लेन ने तुरंत दबाव डाला। स्वेन ने अपना सिर हिलाया और हंसा। मैं अपने ग्राहकों के नाम या पहचान तब तक नहीं पूछूंगा जब तक कि मैं उन्हें ओ'नील की तरह शुरू से नहीं जानता। तो ठीक है, क्लेन ने जानबूझकर उदास चेहरा दिखाया। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वेन को पता था, क्योंकि वह डेवीविल लाइब्रेरी की जांच कर सकता था। निजी तौर पर वित्तपोषित पुस्तकालय से किताबें उधार लेने के लिए उसे व्यक्तिगत जानकारी छोड़नी पड़ी और उसकी पहचान में पर्याप्त विश्वसनीयता होनी चाहिए। आखिरकार क्लेन ने लाइब्रेरी कार्ड प्राप्त करने से पहले एक वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के परिचय पत्र पर भरोसा किया था। भले ही सज्जन ने अपनी जानकारी में जालसाजी की हो, लेकिन बहुत संभव है कि उन्होंने कुछ सुराग छोड़े हो जो मेरी भविष्यवाणी में मददगार हो सकते हैं। बिलियर्ड रूम में प्रवेश करने से पहले क्लेन ने स्वेन को बार काउंटर पर लौटते हुए देखा और गहरी सोच में डूब गया। उसे अपनी जांच के लिए डेवीविल लाइब्रेरी जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले अपनी खरीदारी पूरी करने की योजना बनाई। आखिरकार यह अज्ञात था कि क्या उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा और बाद के विकास के लिए अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। कुछ कमरों से गुजरने के बाद क्लेन भूमिगत बाजार में पहुंच गया। वहां कुछ स्टॉल और ग्राहक थे, ये स्पष्ट संकेत था कि अभी व्यस्त समय नहीं था। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, उसने अचानक एक कोने में खड़े राक्षस एडेमिसोल को देखा जो मौत की गंध सूंघ सकता था। वह युवक पीला पड़ गया था और उसकी आंखों से आतंक और पागलपन की झलक झलक रही थी। जैसे ही उसने देखा, उसने क्लेन पर भी ध्यान दिया। जैसे ही उन्होंने नजरें मिलाई, एडेमिसोल ने अचानक अपना चेहरा ढकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। वह घबराई हुई हालत में दीवार के कोने की ओर बढ़ा।
जल्द ही वह बगल के दरवाजे की ओर चला गया और लड़खड़ाते हुए बाहर भागा। क्या यह आवश्यक है? पिछली बार मैंने तुम्हें लगभग अंधा कर दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सच में ऐसा लगता है जैसे मैं शैतान हूँ। क्लेन के चेहरे के भाव कुछ कठोर थे। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने राक्षस के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक दुकान पर आ गया। उन्होंने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर खरीदारी शुरू की। लगभग आधे घंटे के बाद क्लेन ने कुछ पाउंड खर्च किए, जो कि उसके गुप्त धन का अधिकांश हिस्सा था। उसने अपने बचे हुए 3 पाउंड और 17 सोली को गिना और उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। हालांकि उसने अपने काले विंडब्रेकर की भीतरी जेब में छोटी धातु की बोतल को छू लिया। ये पुष्पसार अमांथा है, जिसे मैडम डेली पहले इस्तेमाल करती थी। ये ड्रैगो पेड़ की छाल और पत्तियों के साथ मिश्रित पाउडर है। आवश्यक तेल जो नीम के फूलों से निकाला जाता है। सूखी कैमोमाइल पंखुड़ियां, ये होली नाइट पाउडर है जिसे मैंने पहले खुद बनाया था। ... क्लेन ने अपनी हर छोटी जेब में रखी वस्तुओं को याद किया और उन्हें दोहराया। उसने ऐसा खुद को उस घटक को खोजने में विफल होने से रोकने के लिए किया जिसकी उसे एक महत्वपूर्ण क्षण में आवश्यकता होगी। रहस्यवाद में अपने अद्वितीय गुणों पर भरोसा करते हुए उसने जल्दी से उन्हें याद करना समाप्त कर दिया और दरवाजे की ओर चल दिया। अचानक उसे अपनी आंखों के कोने में एक परिचित सी आकृति दिखाई दी। वह कैजुअल हरे रंग की पोशाक में एक युवा महिला थी। उसके चिकने काले बाल मुलायम और चमकदार थे। उसका गोल चेहरा और लंबी आंखें थीं। उन्होंने उसे एक मधुर रूप और परिष्कृत स्वरूप दिया। ये वही लड़की है जो सार्वजनिक गाड़ी पर अजीब तरह से काम रही थी। वह ठीक लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह रहस्यवाद में उत्साही होगी। क्लेन धीमा हुआ और अंततः याद करने से पहले कुछ सेकंड के लिए सोचा कि वह कौन थी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि न्यायमूर्ति के अलावा, जिसे उसने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, वह युवा महिला सबसे सुंदर लड़की थी जिसे उसने इस दुनिया में आने के बाद से देखा था। वह प्यारी और सुसंस्कृत लड़की रहस्यवाद की किताबें बेचने वाले एक स्टॉल के सामने खड़ी हो गई और शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए एक प्राचीन पुस्तक पर अपनी उंगलियां रगड़ने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। प्राचीन पुस्तक काले हॉर्कवर से बंधी हुई थी। पुस्तक के कवर पर हर्मीस में चुड़ैलों की पुस्तक शब्द थे। ये चुड़ैलों के काले जादू को रिकॉर्ड करता है। हालांकि मैंने उन्हें आजमाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मेरे किसी जानने वाले ने ऐसा किया और यह वास्तव में काम कर गया। विक्रेता ने पुस्तक को बढ़ावा देने का अवसर जब्त कर लिया। खूबसूरत महिला ने सोचा और पूछा, तुम्हारे दिमाग में एक चुड़ैल कैसी दिखती है? विक्रेता ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया, एक डायन, एक दुष्ट व्यक्ति जो विपत्तियां, बीमारी और दर्द लाता है। क्लेन ने उनकी बातचीत नहीं सुनी क्योंकि वह पहले ही तेजी से सामने के प्रवेश द्वार से बाहर चला गया था। वह अपने भाई और बहन के लिए रात का खाना पकाने के लिए घर लौटने से पहले सब कुछ निपटाने की जल्दी में डेविविल लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। मेनू में टमाटर ऑक्सटेल सूप था। ... बैकलियन क्राउन टफ क्लब। ऑड्रे हॉल ने सगाए और झालरदार किनारों वाली एक लंबी सफेद पोशाक पहनी थी, साथ ही उसकी छाती के चारों ओर लेस भी थी। वह एक वीआईपी कमरे में खड़ी होकर घोड़ों को सर पर दौड़ते हुए देखती रही। उसने नीले रिबन और रेशम के फूलों से सजी एक घूंघट वाली टोपी और हल्के रंग के फिशने दस्ताने की एक जोड़ी पहनी थी। उसकी ठंडी और दूर की निगाहें हलचल भरे स्थान में जगह से बाहर लग रही थी। जैसे ही घुड़दौड़ के घोड़े ने टेप को दबाया, उसकी दोस्त विस्काउंट ग्लैंट करीब आए और दबी आवाज में बोली, ऑड्रे, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम एक अलग कौन से सुंदर दिखती हो। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अतीत में ऑड्रे उस युवक की प्रशंसा से प्रसन्न हो सकती थी, लेकिन अब वह उसके भाषण और रवैये के माध्यम से ग्लेंट के गुप्त उद्देश्यों को देख सकती थी। ग्लेंट के पिता के जल्दी निधन के कारण उन्हें 20 वर्ष की उम्र में कुलीनता की उपाधि विरासत में मिली थी। वह थोड़ा दुबला पतला युवक था। उसने बाएं और दाएं देखा, फिर धीरे से हंसते हुए कहा, ऑड्रे, मैं एक असली बियॉन्डे को जानता हूँ, एक बियॉन्डे जो शाही परिवार से संबंधित नहीं है। आपने हर बार ऐसा कहकर मुझे निराश किया है। ऑड्रे ने आगे देखा और सुंदर ढंग से उत्तर दिया, वास्तव में। ग्लेंट ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अपने पिता की कसम खाता हूँ, मैंने उनकी बियॉन्डर शक्तियां देखी हैं। ऑड्रे अब पहले जैसी नहीं रही कि इस खबर पर उत्साहित हो। वह अब एक बियॉन्डर थी, लेकिन ग्लेंट को संदिग्ध होने से रोकने के लिए उसने अपनी आंखें चौड़ी की और एक आश्चर्यचकित मुस्कान दिखाई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं उसे कब देख सकती हूँ? हाँ, अन्य बियॉन्डर से मिलना बहुत अच्छा रहेगा। मैं टैरो क्लब के माध्यम से हर छोटी मोटी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे मिस्टर फूल और मिस्टर हैंडमैन के साथ उनका आदान प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन जुटाने होंगे। हर चीज को पैसे से हल नहीं किया जा सकता है। अब जब मैंने भेज दिया है 1000 पाउंड बाहर, मुझे और अधिक मितव्ययी होना होगा। ग्लेंट ऑड्रे की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने रेसकोर्स की ओर देखते हुए कहा, कल दोपहर को मेरे यहाँ साहित्य और संगीत का सैलून होगा। ... डेविविल लाइब्रेरी के अंदर क्लेन ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र और बैज निकाला और कुछ लाइब्रेरियन को दिखाया। मैं आवा काउंटी पुलिस के विशेष संचालन विभाग से एक परिवीक्षाधीन निरीक्षक हूँ। मुझे जांच में आपके सहयोग की आवश्यकता है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, उन पुलिस फिल्मों को याद करते हुए जो वह देखा करते थे। लाइब्रेरियनों ने एक दूसरे की ओर देखने और सिर हिलाने से पहले पहचान पत्र और बैज को देखा। आगे बढ़ो और पूछो, अधिकारी। क्लेन ने न्यू आर्कियोलॉजी जैसी पत्रिकाओं के नाम सुनाए और समाप्त होने पर उन्होंने कहा, मुझे पिछले 2 महीनों के लिए पत्रिका के उधार रिकॉर्ड चाहिए। उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरियन में से एक ने पहले उसकी देखभाल की थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह आदमी उसे नहीं पहचानता था। ठीक है, 1 सेकंड रुके। लाइब्रेरियन ने खोज शुरू की और तुरंत हाल के उधार रिकॉर्ड ढूंढ लिए। क्लेन ने रिकॉर्ड्स को गंभीरता से पलटा, उस आदमी की तलाश की जिसने उसी पत्रिका को उधार लिया था जैसा उसने लिया था। चूंकि केवल एक ही था इसलिए कई नाम नहीं थे। उसने कई बार पत्रिका उधार ली थी, जिसमें वह मुद्दा भी शामिल था जिसके बारे में क्लेन को पता था। सबसे पहली प्रविष्टि मई के अंत में हुई थी और सबसे हालिया प्रविष्टि पिछले शनिवार को थी, हनास विंसेंट की मृत्यु से 1 दिन पहले। क्लेन ने उधारकर्ता की जानकारी पर अपनी उंगली फिराई और उसे याद कर लिया। सीरियस अरापीस कपड़ा व्यापारी 19 होप स्ट्रीट पर रहते हैं। वह 19 होप स्ट्रीट पर रहता है। जानकारी को याद करते समय क्लेन ने जानकारी के एक टुकड़े को ध्यान से देखा। हाँ, वेल्च होप स्ट्रीट पर रुके थे। डिविनेशन क्लब होप स्ट्रीट पर है। सीरियस अरापिस नाम का ये कपड़ा व्यापारी भी होवे स्ट्रीट पर रहता है। देखने से लगता है कि वेल्च के लिए हनास विंसेंट को जानना कोई अजीब बात नहीं है। हो सकता है कि उन्हें सीरियस अरापिस के माध्यम से एक दूसरे के बारे में पता चल गया हो।
अचानक क्लेन को लगा कि उसने सुरागों को एक साथ जोड़ दिया है क्योंकि उसके विचार स्पष्ट हो गए थे। वह मूल रूप से उलझन में था कि वेल छानास विंसेंट से कैसे परिचित होगा क्योंकि एक बैंकर के बेटे को रहस्यवाद में विशेष रुचि नहीं थी। उनके लिए पैसा भविष्यवाणियों से अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन अब क्लेन को लगा कि उसे अंदाजा हो गया है कि वे कैसे परिचित हुए। कई पत्रिकाओं के वर्णन के अनुसार मध्यम वर्ग और धनी निवासी एक सामाजिक दायरा बनाने के लिए खुशी खुशी उसी सामाजिक वर्ग के अपने पड़ोसियों से मिलने जाते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होता है। इसी तरह वेल्च और कपड़ा व्यापारी सीरियस के पास दोस्त बनने की प्रेरणा और अवसर है क्योंकि वे दोनों होप स्ट्रीट के आसपास रहते थे। ये समझना मुश्किल नहीं है कि